जो संपन्न लोग हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, उनसे ये अपील है कि आप अपने समाज के वैसे यूथ को दिग्भ्रमित या बेरोजगार ना समझें। चूंकि वो यूथ बेरोजगार नहीं है, वो उसका एम, उसका पैशन है कि आप जब घर पे नहीं होते हो, आप कहीं और होते हो, तो वही बेरोजगार जो युवक होते हैं आपके समाज के या समाज सेवी युवक होते हैं, जिन पर आपको विश्वास होता है कि अगर एक फ़ोन करेंगे तो वो लोग आ जाएगा हमारे पास। वो लोग मेडिकल फील्ड में या और फील्ड में हमारा काम करेंगे, हमारे शादी ब्याह में, हमारे घर के किसी कार्यक्रम में ये 10 लड़के हमारे सोसाइटी के खड़े होंगे। वो बेरोजगार नहीं है, दे डिजर्व रिस्पेक्ट। बिल्कुल, उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। वो आपके लिए सोच रहे हैं, वो सिर्फ अपने पॉपुलैरिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने फोटो सेशन के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि समाज में वैसे जो लोग हैं वो चुनिंदा लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ अपना जीवन प्यारा नहीं होता है, अपना समाज और औरों का जीवन भी प्यारा होता है। उनका कॉन्सेप्ट वो अपने चीज़ों को समझा नहीं पाते हैं, आपको आपके सामने रख नहीं पाते हैं, लेकिन उनके इस पवित्र उद्देश्य में अगर आप सहभागी नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ अपने निजी कार्यों में व्यस्त हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है। उनके साथ जुड़कर उनका मनोबल बढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, और रक्तदान ही नहीं, समाज के क्षेत्र में रक्तदान हो, शिक्षा दान हो, अभी अंगदान हो, पूरा बॉडी डोनेशन को लेकर के भी काम चलता है। आप ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, आप अंगदान के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, और वस्त्र दान के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आपके पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो आप अपने घर का खाना फेंकने के बजाय अगर अपने पड़ोस के एक घर की जिम्मेदारी भी उठा लें तो कोई भूखा नहीं मरेगा। अगर हमारे समाज में कोई व्यक्ति भूखा मरता है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है। मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे पड़ोस के घर से अगर सिसकने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है, तो मेरा कलेजा कितना पसीजता है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम निकलकर उसको पूछें और देखें और उनकी मदद करें। मदद का हाथ जो भी उठता है उसमें ईश्वर साथ होते हैं। आपके मन की जो पवित्रता है उसको ईश्वर देखते हैं, और निश्चित रूप से अच्छा करने वाले के साथ अच्छा ही होता है। कहा गया है कि कर भला तो हो भला। बहुत अच्छी और बहुत कमाल का चर्चा हम लोगों का हो रहा है, और थोड़ा सा लाइट की वजह से, और छोटा यूट्यूब चैनल है हमारा, बट हम लोग जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं वो काफ़ी ऊंची और बड़ी शख्सियत है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि थोड़ा सा हम लोगों का लोकेशन चेंज हुआ है, तो बादल जी इसके लिए असुविधा के लिए खेद है, कोई बात नहीं, और फिर से हम लोग बात करते हैं। तो मैं ये पूछ रहा था कि ब्लड डोनेशन का जो काम है, इसमें अभी आप लोगों के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? इसमें अलग अलग कैटेगरी के डोनर हैं हमारे पास। मोटा मोटी अगर बात करें डोनर्स की, तो जो मैक्सिमम डोनर जो है वो हमारे पास एकदम यंगस्टर है। और खुशी की बात ये होती है कि लगभग कैंप में लगभग आधे की संख्या में नए लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो जिनकी उम्र 18 साल। यंग लोग हैं, इनका एज मतलब कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इधर 1-2 सालों में जब ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ा, लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ, तो हमने देखा है कि इतना विषम परिस्थिति होने के बाद भी जो यंगस्टर है, जो 18 साल जिनकी उम्र पूरी हुई है, अभी पूरी हुई है, चूँकि क्राइटेरिया है कि ब्लड डोनेशन करने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। अच्छा। और 18 साल के साथ आपका जो वज़न है वो 45 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए, 45 किलोग्राम से ऊपर वज़न होना चाहिए। अच्छा। और दूसरा है कि हेमोग्लोबिन 12.5 ग्राम होना चाहिए। तो हेमोग्लोबिन के मामला में जो हमारे यहाँ के यूथ हैं, तो पतला या मोटा होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। मोटा मोटी ये देखा गया है कि जो लड़के हैं, मेल पर्सन जो हैं, मेल पर्सन का हेमोग्लोबिन हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है। और वही अगर हम लड़कियों की और महिलाओं की बात कर लें तो उनमें इसकी बहुत कमी है, हेमोग्लोबिन की। तो यह भी एक चिंता का विषय है, और इस स्तर पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और लोगों को भी अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना। जैसे कुपोषण को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर सरकार ध्यान देती है, तो मुझे लगता है कि अगर एक सर्वे किया जाए बिहार की महिलाओं पे, तो हमको लगता है कि 75% महिलाएं जो है वो छट जाएंगी, ब्लड डोनेशन नहीं कर पाएंगी। 75%? मुझे जो लगता है ये डरावने वाला बहुत खराब आंकड़ा है ये।
और मैक्सिमम जो टीम यहाँ पे काम कर रही है पूरे बिहार के अंदर में, और लगभग सभी टीमों से हम लोग जुड़े हैं, वहाँ महिलाओं की संख्या बहुत कम है, बहुत कम, नगण्य। उनकी भागीदारी बहुत कम है। कुछ ऐसी टीमें हैं जो बिल्कुल यंगस्टर टीम है, जो कॉलेजेस में अभी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज से एकदम प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। उनके साथ कुछ लड़कियां हैं जो जिनका हेमोग्लोबिन ठीक है, तो वो ब्लड डोनेशन कर पाती है, नहीं तो मोटा मोटी छट जाती है। तो जितने भी यंग लोग इसको देख रहे हैं जो 18 साल से 25 साल के बीच में हैं, वो अपने लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है और ब्लड डोनेशन के कैंप से आप जुड़े रहिए। और ब्लड डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है, ये कोई बुरी बात नहीं है, इससे कोई साइंटिफिक कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही है। क्योंकि हमारे समाज में एक भ्रांति ये है कि आप खून देना, मतलब हम लोग यहाँ ठेठियाँ बोलते हैं ना कि खून के ना दे दो भाई, कमज़ोर हो जाते आदमी। तो उसमें तो स्पष्ट तौर पर कोई भी व्यक्ति सारा का सारा एक्सपेरिमेंट खुद पर तो कर नहीं सकता है। जी हाँ। तो हमको ये देखना, और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक बच्चे के हाथ में, मुझे लगता है हर एक वयस्क बच्चे के हाथ में तो मोबाइल है ही है। छोटे बच्चों को भी कोरोना, आजकल एजुकेशन भी मोबाइल से होता है। कोरोना के कारण अब तो जो एकदम साफ जो बच्चे हैं उनके हाथों में भी मोबाइल आ गया है, और उन्हें भी पता है कि ऐप क्या होता है और कैसे क्या करना है। वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग का उनको नॉलेज हो गया, छोटे छोटे बच्चों को भी। तो मुझे लगता है कि आज के समय में हम खुद पर अगर एक्सपेरिमेंट ना करना चाहें ब्लड डोनेशन को लेकर, तो हम कम से कम दूसरों के अनुभव को तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर ब्लड डोनेशन कोई गड़बड़ प्रक्रिया होती, उससे अगर सेहत को कोई नुकसान होता, तो वर्ल्ड वाइड जो ब्लड डोनेशन का जो कॉन्सेप्ट है और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ाने की जो बात हर जगह चलती है कि हम इतने अधिक डोनर को जोड़ पाएं कि लोगों को खून की कमी कहीं भी ना हो। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ाने की जो चर्चा होती है, उसमें सबसे बड़ा यही कारण होता है कि हमारे ब्लड बैंकों में इतना ब्लड भरा रहे, रेगुलर डोनर इतने अधिक हो जाए कि किसी को अगर खून की जरूरत पड़े एट ए टाइम उन्हें किसी डोनर की आवश्यकता ना पड़े। अच्छा। ब्लड बैंक को आवश्यकता पड़ जाए कि हम इस ब्लड को कितनी जल्दी लोगों को सर्व कर सके, लोगों की सेवा में दे सके। इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है। हाँ। प्रश्न यह है कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें कि ब्लड की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है और लोगों को उस समय ब्लड के लिए परेशान होना ही पड़ता है? ये बीमारियों को अगर हम किनारे रखते हैं, जी हाँ, तो सबसे मूलभूत समस्या हमारे भारत के अंदर, बिहार को छोड़ दीजिए, हमारे भारत के अंदर ट्रैफिक की जो समस्या है वो बहुत मतलब गड़बड़ है। हम अनुशासनहीन हैं, मतलब हम रूल्स को तोड़ने में जो है ना, एक हमारे यूथ को या हमें मजा आता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये जरूरी है कहना कि जहाँ आपने कहा कि 18 साल के बच्चे या फिर जो बच्चे तुरंत अभी कॉलेजेस में हैं वो ब्लड डोनेशन के लिए बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, तो उनके साथ ये अपील भी जरूरी है, क्योंकि जो मैं समझ गया कि आप एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो एक्सीडेंट के लिए, और ये खासकर यंग बच्चों का होता है जिनकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है आगे, बिल्कुल, तो उनसे ये अपील भी जरूरी है कि भाई आप थोड़ा सा बाइक वगैरह जो है वो ठीक से चलाएं। बिल्कुल ठीक से चलाएं। और हाँ ठीक, आप कंटिन्यू करिए कि ट्रैफिक की जो समस्या है, ट्रैफिक की समस्या के कारण हमारे यहाँ एक्सीडेंट बहुत अधिक होते हैं, और उसका आंकड़ा अक्सर न्यूज में आता है। विशेष रूप से कोविड के टाइम में जो है, जब एक अवलोकन किया जा रहा था कि किन किन चीज़ों से कितनी मौतें होती हैं, तो उसमें सड़क हादसा और पोल्यूशन के कारण जो बीमार पड़ने वाले लोग हैं उनकी भी गिनती होती थी। अच्छा। तो एक्सीडेंटल केस जो है वो आकस्मिक जो दुर्घटना है उसमें ब्लड की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि एक्सीडेंट अगर नॉर्मल है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट अगर मेजर है, मतलब आपके शरीर में अगर कोई सर्जरी होनी है, टूट गया, फट गया, कट गया, वैसे स्थिति में जहां एक्सीडेंट हुआ, रेस्क्यू में जो टाइम लगा, उसके बाद उनको अस्पताल तक लाने में जो समय लगता है, तब तक बहुत अधिक खून निकल चुका होता है, ब्लड लॉस हो चुका होता है। उस पेशेंट को बचाने के लिए सर्जरी या बाकी के ट्रीटमेंट से अधिक आवश्यक खून की उपलब्धता पर होती है। मतलब डॉक्टर भी तब तक कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ब्लड नहीं कुछ नहीं कर सकता है। तो और उस कंडीशन में क्या होता है कि एक अनजान व्यक्ति कहीं सफर के बीच में जो है उसकी दुर्घटना होती है, जहां उसका अपना कोई नहीं होता है। हाँ। समाज के लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जाता है।
तो उनके लिए आज के परिवेश में कौन व्यक्ति है जो उठकर आगे आकर उसको अपना ब्लड दे दे? लोगों की जिम्मेदारी है, वो खुद प्रशासनिक व्यवस्था से परेशान होते हैं कि अब इस पचड़े में कौन पड़े। पेशेंट को अगर हमने पहुंचा दिया अस्पताल तो अब जितनी जल्दी हो सके निकल जाए, ताकि हमें बाकी चीजों की समस्याएं ना हो। हालांकि प्रशासन इसके लिए बराबर अपील करती है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सेवा करें, लोगों को लाएं, लेकिन फिर भी मन में एक डर होता है। और लोगों का अपना काम भी है, अगर उनको लगा कि पेशेंट अस्पताल पहुंच गया तो अब हमें जाना चाहिए। वैसे परिस्थिति में जहाँ पे ब्लड बैंक है और ब्लड की उपलब्धता वहाँ नहीं है, या संबंधित ग्रुप की उपलब्धता नहीं, मतलब प्रॉपर वे में सभी ग्रुपों का अगर खून वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पेशेंट के साथ क्या हादसा होगा। मतलब जो बचने वाला आदमी होगा उसकी वो मौत हो जाएगी उसकी, और होती है, ये एकदम स्पष्ट है। इसका मैं कोई आंकड़ा नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आइडेंटिफाई होने ही नहीं दिया जाएगा कि कारण किस कारण से मर गया, वो एक्सीडेंटल केस है, मर गया। तो इस तरीके से होती है। तो ब्लड की उपलब्धता वहां पर सर्वाधिक होती है, और मुझे लगता है कि इस कारण लोगों का नुकसान भी बहुत अधिक होता है खून की कमी के कारण। दूसरा, कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें खून की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, जिसमें बच्चों के अंदर एक अनुवांशिक बीमारी है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो माता और पिता दोनों अगर थैलीसीमिया मेजर हैं तो उनका बच्चा जो जनेगा, मतलब जो भी उनके द्वारा जो बच्चा होगा, वो बच्चा थैलीसीमिया मेजर हो जाएगा। अच्छा, तो बिहार के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कोई आंकड़ा है जिससे ये पता चल सके कि हमारे यहाँ ऐसा? आंकड़ा मेरे पास जो है, मतलब बिहार स्तर पर भी है उसका आंकड़ा, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, एक लमसम, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि समस्तीपुर के जैसे छोटे शहर में मैं 25 से ज्यादा लोगों को जानता हूं, बच्चों को जो इस बीमारी से ग्रसित है। उनको खून चाहिए, और उस बीमारी का एक ही इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली इलाज है, आसान भी नहीं है, बिहार के अंदर नहीं होता है, कहीं और जाकर करवाना होता है, सीएमसी वेल्लोर वगैरह में इसकी सुविधा है। कुछ बच्चों का हुआ भी है, अपने समस्तीपुर के भी एक बच्चा है खैरी गांव का, वहाँ के बच्चे का अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, रोड के आसपास खैरी गांव, वहाँ के एक बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है। बिहार में माँ वैष्णो देवी सेवा समिति थैलीसीमिया पे काम कर रही है, और उसमें कुछ कोल माइंस वाले शायद उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, और कुछ उनको रिलैक्स पैसे के मामले में किया जाता है। और फैमिली के किसी व्यक्ति का अगर बोन मैरो मिलता है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर संस्था आगे काम करती है। गवर्नमेंट के सपोर्ट से सीएमसी वेल्लोर में उनका ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि अगर एक जिला में 25-30 बच्चे हैं तो हमारे बिहार में कितने बच्चे हुए, जबकि समस्तीपुर से भी बड़ा जिला हमारे यहाँ है। मतलब एक सैंपल साइज हम ले लें हम लोग की, अगर एक जिला में अगर इतना है, 30 मतलब नॉन, मतलब जो जानकारी में है, ऐसा हो सकता है कि कुछ होंगे जो जानकारी में नहीं हो, तो ओवरऑल संख्या जो है, मतलब ऐसे मरीजों की संख्या है, बहुत संख्या है। और इनके लिए सुविधा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पीएमसीएच में डे केयर सेंटर चलता है। जो सुना है कि जो कैंसर की जो बीमारी होती है, जो पेशेंट कीमो वगैरह होता है, उनको भी जरूरत पड़ती है। थैलीसीमिया बच्चों को मोटा मोटी 15 से 20 दिन में ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, पर मंथ, 15 दिन में, महीने में 2 यूनिट मान लीजिए, महीने में 2 यूनिट। और उनके लिए प्रावधान है, केंद्र सरकार ने एक प्रावधान रखा है, बिहार सरकार ने एक प्रावधान रखा है कि ब्लड बैंक में ब्लड की उपलब्धता के अनुसार उनको ब्लड निःशुल्क मिलेगा। हाँ, पहले कुछ असुविधा होती थी, अब उसमें बहुत सुधार हुआ है, लेकिन उनको जो ब्लड मिलेगा वो आएगा कहाँ से, इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। मतलब ब्लड की उपलब्धता है तो उन लोगों को दे देना है। मतलब मैं इस बात का जो है आपसे वादा करता हूँ कि आपको सारी सुविधाएं मुहैया कराऊंगा, हाँ, मगर सुविधा मुहैया होगी कैसे, मैं इसकी व्यवस्था नहीं करूँगा, ये आइडियल सा। तो उनके लिए जितना भी उनका वादा किया जाता है या उनके लिए जितनी बातें कही जाती हैं, वो कहीं ना कहीं जो स्वयंसेवी संस्थाएं ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाकर ब्लड इकट्ठा कर रही है, इसमें स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं वो ज्यादा काम कर रही हैं, वही काम कर रही हैं। सरकार के द्वारा संचालित जो ब्लड बैंक है, आप अगर उसका आंकड़ा निकाला जाए तो जरा बताएं वो कि अपने प्रयास से कितने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं साल में गवर्नमेंट के अंतर्गत। सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो ब्लड बैंक है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है काउंसलिंग करने की, जिनको जिम्मेदारी दी गई है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ाने की, उन्होंने कितना कैंप लगाया, उनके प्रयास से कितने लोगों ने रक्तदान किया। तो इसका आंकड़ा जब आप जानिएगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि उनके द्वारा, मुझे लगता है कि
पिछले 5-7 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मैं समस्तीपुर ब्लड बैंक का एक भी कैंप नहीं जानता कि उसने अपने प्रयास से लगाया होगा। डीएम कुंदन कुमार सर के समय में शायद एक कैंप उनके प्रयास से लगा था जिसमें सरकारी कर्मचारियों ने रक्तदान किया था। तो गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि ब्लड आपको दे देना है। थैलीसीमिया बच्चे जो हैं वो अगर आपके पास आते हैं, उनका थैलीसीमिया कार्ड बनता है सरकार की तरफ से, और उनको कुछ दवाइयाँ जो हैं वो गवर्नमेंट देती है। आयरन लेवल बार बार खून चढ़ाने में उनका आयरन लेवल बहुत अधिक बढ़ने लगता है, इसलिए उसको मेंटेन रखने के लिए एक दवा है, जो दवा उसको बच्चे को दी जाती है, वो गवर्नमेंट मुफ्त देती है। उसमें भी बराबर कठिनाई आती है, उपलब्धता नहीं रहती है, कभी कोई प्रॉब्लम होता है। एक ही डे केयर सेंटर है जहाँ पे उसका इलाज प्रॉपर वे में काउंसलिंग होती है, इलाज क्या काउंसलिंग होती है, इलाज तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। तो ब्लड बैंकों में जो टीम ब्लड डोनेशन कैंप खुद के खर्चे से, खुद के प्रयास से, खुद के अवेयरनेस से लगाती है और ब्लड बैंक को ब्लड देती है। अच्छा, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी जो संस्था है सनातन रक्तदान समूह, तो ये संस्था जो है जैसे कि आप कह रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसको कोई सरकारी सहायता या इस तरह की चीज़ है, या फिर आप उस फॉर्मूले पे चल रहे हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, ये क्या है? थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बताएं। इसमें कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है, और सरकारी सहायता मीन्स कि हम लोग जो रक्तदान करते हैं और उसके बदले अगर आपको कभी खून चाहिए होगा, खून जो दिया आपने और उसके बदले में आपको खून चाहिए होगा, मतलब आपके मान लीजिए कोई वॉलंटियर है, उनको जरूरत पड़े, हाँ, 1 मिनट के लिए उनको अगर जरूरत पड़े, हाँ, तो हालत ऐसी होती है ब्लड बैंकों की कि वो आपको ब्लड उपलब्ध नहीं करा पाएगा। तो ये तो क्वेश्चनेबल है, बहुत बुरी होती है वो स्थिति। जिसने ब्लड दिया है वो ब्लड बैंक जाता है और उसको ब्लड नहीं मिलता है। कारण ये है कि आपने तो कह दिया कि थैलीसीमिया बच्चों को एक भी यूनिट ब्लड हो तो दे देना है, लेकिन आपने ये व्यवस्था नहीं की कि ब्लड आएगा कहाँ से। अवेयरनेस इतना फैलाया जाए कि उस अवेयरनेस से हमारा ब्लड बैंक भरा रहे, ताकि जो वॉलंटियर हैं उन्हें भी ब्लड उपलब्ध हो सके, उनके लोगों को भी ब्लड उपलब्ध हो सके। मतलब जो नीडी पर्सन है, नीडी पर्सन सिर्फ थैलीसीमिया के बच्चे नहीं है, नीडी पर्सन सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती लोग नहीं है, कोई भी हो सकता, कोई भी हो सकता है। खून की जरूरत शौकिया नहीं होती है, नहीं, जो जिस व्यक्ति को जरूरत होगी वही चढ़ाएगा, और जिसको 5 यूनिट की जरूरत है वो 4 ही यूनिट चढ़ा पाएगा, 3 ही यूनिट चढ़ा पाएगा, 5 यूनिट नहीं चढ़ा पाएगा। ऐसी परिस्थिति होती है, मतलब उसमें भी कमी रहती है, लोग अवेयरनेस कम होने के कारण लोग नहीं हो पाते हैं उतने। तो सरकार के द्वारा इस मुहिम को लेकर किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया जाता। अच्छा, ये कोविड जब से आया, कोरोना जब से आया, तो ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसके बारे में पूरी दुनिया को कुछ नहीं पता, हमें भी कुछ नहीं पता। एकाएक ऐसा हुआ कि हमारा पूरा देश जो है वो लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया। मगर इस सारी चीज़ों में जब सब कुछ बंद हो गया, तो जो बीमारी आपने बताया वो बीमारियां तो रही, बिल्कुल, वो पुरानी बीमारियां थी, बिल्कुल रही। जो लोग नीडी हैं वो रहे, और सब कुछ बंद हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चल रहा और ये नहीं चल रहा। और आप अभी तक इतने नोन पर्सनालिटी हो चुके हैं, आप इतना लोग आपको जान चुके हैं कि लोग आपको कॉल करते होंगे, और उस लॉकडाउन में आप अपने घर में, एक तो उस समय का प्रेशर, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया, मतलब ऐसा एक माहौल बन गया था, एक ऐसा खौफ हो गया था कि हर एक आदमी, क्योंकि जानकारी नहीं है, और जिस मान लीजिए जिस दुश्मन के बारे में जानकारी नहीं है वो सबसे खतरनाक होता है, डर जिसको कहते हैं। तो डर बैठ गया हमारे आपके सबके अंदर बैठ गया, और उसके ऊपर हम लोग तो डर के बैठ गए। मगर आपके यहाँ तो लोगों का कॉल आता होगा, फ़ोन आता होगा कि बादल भाई मेरा बच्चा ही है, या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे, इनको ब्लड की ज़रूरत होती होगी। इसमें आपने कैसे काम किया और किस तरह से हुआ, और वो चीज़ें अभी सामान्य हुई हैं तो कितनी हुई हैं? उस बीच में नॉर्मल सर्जरी तो रुक गई थी। मतलब अगर हम अपने बीमारी को टाल सकते हैं तो वैसे लोगों ने अपने बीमारी को टाला, वेट एंड वॉच पे रखा कि चलो अगर अभी ऑपरेशन नहीं करा के 2 महीने बाद भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने बाद भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रेगनेंसी का केस है वो तो टाइम से होगा, एक्सीडेंटल केसेस रुक गए। इसमें मैं थोड़ा सा ये टोक देना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी का जो रेट है, और बिहार जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, इस स्टेट में जो फर्टिलिटी रेट है वो इंडिया का जो एवरेज रेट है उससे ज़्यादा है। मतलब यहाँ डिलीवरी ज़्यादा होता है, और डिलीवरी ज़्यादा होने का एक मतलब ये भी है कि रिस्क होगा,
क्योंकि बहुत जगह पे हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं नहीं है, बहुत दिक्कत थी और बहुत समस्या बिल्कुल हो सकती खुद है। यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है वो कोविड सेंटर था। वो कोविड की जांच होती थी, बाहर से जो लोग आते थे जिनको ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट मंगाया, बाहर से बस भेज करके मंगाया, वैसे लोगों का भी जांच वहाँ पे होता था, तो भीड़ लगी रहती थी, तो बड़ा भयावह माहौल था। ढेर सारा जो निजी अस्पताल है वो बंद था, बहुत सारे डॉक्टर खुद संक्रमित हो चुके थे, तो स्थिति बहुत भयावह थी। और बिहार ने बहुत सारे डॉक्टरों को खोया भी। समस्तीपुर के खुद समस्तीपुर सदर अस्पताल के जो सिविल सर्जन थे, डॉक्टर आर आर झा सर, जो हमारे जिला के लिए एक गौरव थे, ग्रेट पर्सनालिटी, बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट, और जिन्होंने हर तरीके के मरीजों का जीवन बचाया इस शहर में। हाँ, मतलब उनका नाम मैं ले रहा हूँ, देखिए रोंगटे खड़े हो गए, मतलब ऐसा लग रहा है। तो डॉक्टर आर आर झा सर को यहाँ के सिस्टम ने मार दिया। जब एक कोविड से पीड़ित CS और उनका जांच रिपोर्ट खो गया, उनका सैंपल खो गया, नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा उनका सैंपलिंग किया गया, दोबारा रिपोर्ट आने की बात हुई, दोबारा रिपोर्ट आया, जब तक उनका स्थिति खराब हो चुका था, पहले से भी वो बीमारी से ग्रसित थे और अंततः एम्स में उनकी मृत्यु हो गई। ह्यूज लॉस, तो बहुत बड़ा क्षति हमारे समस्तीपुर के लिए। तो उस परिस्थिति का तो अवलोकन करना बड़ा कठिन है, बहुत बुरी स्थिति थी। लेकिन उस बीच में ब्लड डोनेशन को लेकर के केसेस कम गए, हमारे ऊपर भी लायबिलिटी कम हो गई थी, और चूंकि पूर्व से जमा किया हुआ कुछ ब्लड भी ब्लड बैंक में था, वो सपोर्ट मिला। पुराने जो पुण्य थे वो इस विपत्ति के समय काम आ रहे थे। हमारे द्वारा जमा किया गया ब्लड लोगों के काम आ रहा था, कम से कम ब्लड बैंक में। कोरोना के समय ऐसा हुआ था कि फर्स्ट फेज की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के बहुत शोर शराबा था, लेकिन बिहार के अंदर उसके लिए बिहार सरकार ने कोई विशेष व्यवस्था नहीं की थी। मतलब जैसे दिल्ली वगैरह के अंदर में स्पेशली कोविड प्लाज्मा को लेकर के सेंटर स्थापित किए गए, लोगों को हेल्प किया गया, वैसा यहाँ कहीं ऐसा कुछ बात नहीं था। एम्स के अंदर में प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया होती थी और बड़ी बुरी स्थिति थी। हालांकि बाद में खुद WHO ने और स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत कारगर नहीं है। हाँ, तो उस अभी स्थिति कितनी सामान्य हुई है, मतलब ब्लड डोनेशन को लेकर के? ब्लड डोनेशन की स्थिति हम लोगों के और हमारे जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा उस टाइम भी सामान्य ही थी। हाँ, अच्छा, हमने उस टाइम भी ब्लड डोनेशन को रोका नहीं। बहुत बढ़िया, क्योंकि मेडिकल फील्ड से हम लोग जुड़े हैं, तो दूसरा कोई व्यक्ति छुपा ले या नहीं समझे, लेकिन जो मेडिकल फील्ड से जुड़ा व्यक्ति है वो निश्चित रूप से समाज के प्रति दायित्व को विशेष रूप से जानता है और पूछताछ करके उसका ट्रेवल हिस्ट्री जानते थे, और लोकल होने के कारण जान रहे हैं कि ये लड़का यहीं का है, कहीं बाहर से आया नहीं है। हम लोगों ने उस टाइम क्या किया था कि जब किसी को खून की आवश्यकता पड़ती थी और डोनर नहीं है या उस ग्रुप का ब्लड नहीं है, तो हम लोग ब्लड बैंक के सहयोग से हम लोग उसके घर जाते थे और वहाँ से ही ब्लड कलेक्ट करके ला करके यहाँ उपलब्ध कराते थे। अपने डोनर को ब्लड बैंक नहीं लाते थे। ठीक है, अब अगला जो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो आप ये काम कर रहे हैं इसमें 3 तरह की चीज़ों का लगता है मुझे की ज़रूरत आपको होती है। एक आर्थिक सपोर्ट, जो फाइनेंस का सपोर्ट हो गया, दूसरा हो गया सामाजिक सपोर्ट, और तीसरा हो गया राजनीतिक सपोर्ट। क्योंकि कोई भी अच्छा काम इन 3 चीज़ों के बिना किया नहीं जा सकता है। और तो इसमें आप इस जद्दोजहद से कैसे जूझते हैं? ये सपोर्ट होता है, नहीं होता है? मैं कैटेगरी वाइज जानना चाहूँगा कि फाइनेंशियल आपको कितना परेशानी होता है, सामाजिक स्तर पे आपको वॉलंटियर मिल जाते हैं तो कितने मिलते हैं, पर्याप्त हैं या फिर कम हैं, और तीसरा राजनीतिक सपोर्ट कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको कितना प्रमोशन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। आर्थिक रूप से जो संस्था सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है, जो बड़ा NGO नहीं है, अच्छा, वो कोई रजिस्टर्ड संस्था हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, NGO हो, नॉन रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड, तो उन दोनों को जो छोटी संस्थाएं हैं जो लोकल लेवल पे अपना बेहतर प्रयास कर रही है, अच्छा, उसको मतलब उसमें स्थिति जो है सम्मानजनक है, उसमें आर्थिक परेशानी उनको सबसे ज़्यादा होता है। चूँकि क्या होता है कि अब जैसे बात करते हैं कि हमारे साथ जो मैक्सिमम डोनर्स हैं वो यंगर्स हैं, यंगस्टर हैं, तो वो पढ़ने लिखने वाले हैं, और बिहार में आज भी पॉकेट मनी का कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं, कंसेप्ट नहीं है, तो ऐसे भी काम चल जाता है। तो उसमें क्या है कि तब फिर उन लोगों के द्वारा अगर हम सोचे कि हम अपने संस्था के किसी काम में किसी भी कार्यक्रम में कुछ खर्च को निकाल पाए, ये पॉसिबल नहीं है।
और जिन लोगों से हम ब्लड डोनेशन कराते हैं वो अगर यूथ हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, उनसे मांगना भी उचित नहीं है। हाँ। और उसमें जो कुछ सीनियर पर्सन हैं हमारे साथ जुड़े हैं, जो व्यापारी हैं या नौकरी करते हैं, वैसे लोगों के द्वारा हमें मदद मिलती है। चलिए। और छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, मांगने में हम लोग संकोच नहीं करते हैं। संकोच अगर करेंगे तो हमारा काम पूर्णतः बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। इवन कि जो ब्लड डोनेशन जो लोग करते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से प्रावधान है कि 25 रुपए का उनको खर्च दिया जाएगा, मगर मिलता कुछ नहीं है। मिलता कुछ नहीं है। और प्रोत्साहित करने के मैं लिए ये पूछ रहा हूँ कि आपने ब्लड डोनेशन कराया, फॉर एग्जांपल कि आपने 100 यूनिट ब्लड डोनेशन कराया, 100 यूनिट ब्लड बैंक में जाएगा, क्योंकि आप उसको तो रख नहीं सकते। नहीं, हम नहीं रख सकते हैं। अब वो ब्लड गया वहाँ पे, तो एक रजिस्टर तो बन गया, 100 यूनिट आया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो 25 रुपए के हिसाब से है, ये तो सरकार रिलीज करती ही होगी उसको, या फिर नहीं रिलीज उसको रिफ्रेशमेंट कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। रिफ्रेशमेंट ही कि आप ब्लड डोनेशन करने के बाद कुछ मीठा, जनरली कहते हैं कुछ मीठा खाने के लिए दिया जाता है, तो वो रजिस्टर में तो दिखता होगा ना कि भाई ब्लड आ रहा है, मगर ये जो फंड है वो नहीं जा रहा है, तो इस पर कोई बात करने पे कहा जाता है कि फंड आता ही नहीं है, कम आता है, बहुत प्रयास के बाद आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि जब भी कैंप लगे तो वो अपने तरफ से वो व्यवस्था लेके जाए। जी हाँ, जी हाँ, जी। और इतना ही नहीं, कैंप लगने में जो कुर्सियां लगती हैं, टेबल लगते हैं, गद्दे लगते हैं, क्योंकि तो वो व्यवस्था करनी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन उसमें से कुछ नहीं होता है। टेबल, कुर्सी, गद्दा और मिठाई, ORS या फिर जो हमारे डोनर हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए अगर हम उनको कोई प्रतीक चिन्ह दे रहे हैं, मोमेंटो दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें स्वयं ही करना होता है हमारी संस्था को। मतलब इससे मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन को लेकर के पूरे भारत में बहुत जगह पे हमने देखा है, हमारे कॉलेजेस में भी ये हुआ करता था और इसको लोग सेलिब्रेट करते थे, बहुत सारे लोग ब्लड डोनेशन करते थे, अवेयरनेस है। दूसरा है कि जो इस तरह का काम करते हैं उनको सम्मान दिया जाता है। हमारे ज़िले में आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह का काम चालू किया, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। मुझे लगता है कि इसके लिए किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ, आप जब कोई अच्छा काम करते हैं तो जो चंद अल्फाज हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं, एप्रिसिएशन। तो हमारे यहाँ पे इसको लेकर के एकदम कोई जानकारी नहीं है और इस लोग इसको इस तरह से जो देखते हैं या फिर उनकी समझ नहीं है कि भाई ब्लड डोनेशन क्यों हमारे समाज के लिए ज़रूरी है। तो और जगह पे आप जाते हैं, आपको अभी कुछ दिन पहले आप जयपुर गए थे, वहाँ आपको सम्मानित किया गया। इससे पहले आप उड़ीसा जाके आ चुके हैं, कोलकाता गए, आप दिल्ली गए, बहुत जगह पे आप जाते हैं और आपको सम्मानित किया जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा आपको क्या लगता है कि इतना नेक काज करने के बावजूद, क्योंकि ये जो काम है ये अप्रिसिएशन तो इसको मिलना ही मिलना चाहिए। अगर आप इस काम को अप्रिसिएशन नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, जहाँ तक मेरी समझ है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ इसका क्या कारण है, कि ऐसा क्यों? मोटा मोटी समाज सेवा का जो कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब इसको कोई काम नहीं मानते हैं। अच्छा। सेवा का जो काम है इसको लोग कोई काम नहीं मानते हैं। मतलब हमें बेहतरी चाहिए, हाँ, मगर बेहतरी के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना है, हाँ, और ना ही किसी को प्रोत्साहित करना है। अच्छा। तो हमारा समाज, हमने जो रीड किया, आखिर समाज की मदद से ही, वॉलंटियर भी हमारे समाज के ही हैं, सहयोग करने वाले भी हमारे समाज के ही हैं, लेकिन इसमें हमने, मैं इसको कह रहा हूँ, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, देखिए कोई भी जो टीम होता है तो उस टीम में जो लोग होते हैं 100% वो लोग उस चीज़ से, उस विचारधारा से बहुत सहमति रखते हैं, तभी मिल करके काम करते हैं। मगर जो आपका काम है, मैं फॉर एग्जांपल कि मैं एक आदमी हूँ, जो आपका काम है वो मैं देख रहा हूँ। हमारी टीम क्रिकेट मैच देखती है, हम लोग पागल हो जाते हैं। हमारे देश में कोई नया चीज़ बनता है, हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। कोई किसी छोटी छोटी बातें हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। आखिर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जानकारी है, क्योंकि आज हर एक आदमी क्रिकेट देख रहा है। कोहली को कौन नहीं जान रहा, रोहित शर्मा को कौन नहीं जान रहा है। मगर ये जो चीज़ें हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि लोगों को जानकारी इसकी कम है? क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे पास जानकारी का अभाव हो तो हम अच्छी चीज़ों को भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। मैं समाज को यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ कि ये दोषी हैं, मैं इस तरह से नहीं कह रहा हूँ, इनको जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए जो लोग देख रहे हैं अभी, मैं चाहूँगा, उनसे अपील करना चाहूँगा कि ये अपने दोस्तों को दिखाइए, इनको आप बताइए और उनको ये कहिए, ठीक है,
कि ये जो अच्छा काम है इसको आप सपोर्ट करिए, इसको आप जानिए, क्योंकि आपका अपना कभी भी किसी भी वक्त, भगवान ना करे, मगर ज़िंदगी है, ज़रूरत है, अगर कभी ब्लड का ज़रूरत पड़ा उस समय आपको ये चीज़ें याद आएंगी। कम से कम आप जानकारी के नाम पे ही एक बार सनातन रक्तदान समूह को विज़िट करें, आप यंग अगर हैं, और मसाला जो देखने वाले वो यंग ही होंगे, तो जो यंग हैं लोग वो विज़िट करें और इनको सपोर्ट करें, इनके साथ जुड़े, क्योंकि मैं पर्सनली इनको जान रहा हूँ कि अगर आप इनसे जुड़ेंगे तो इनकी भी हौसला अफजाई होगी और आपको भी फ्यूचर में इससे बहुत फ़ायदा होगा। बादल जी, अब इससे रिलेटेड एक अगला प्रश्न निकल के आता है कि क्या सामाजिक काम करने के लिए, क्योंकि आपका अभी तो हम लोगों ने सनातन रक्तदान समूह के लिए बात किया और ब्लड बैंक के लिए बात किया, आपको लोग दूसरे एक नाम से भी जानते हैं। उस संस्था का नाम है हिंदू पुत्र, और हिंदू पुत्र बिहार प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं। जी जी, ठीक है। और उस संस्था से जुड़े होने के कारण बहुत लोग आपको, क्योंकि अभी जो हमारी बातचीत और हमारा जो कन्वर्सेशन है ये चल रहा है, क्योंकि जो रक्तदान का जो काम है उसमें आप XYZ की बात नहीं करते हैं, आपके लिए सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो एक जैसे हैं। ठीक है, मतलब स्वर व्यंजन नहीं देखते आप, बिल्कुल सब एक जैसे हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अल्फ़ा बीटा गामा पे पेटेंट राइट नहीं है। ठीक है। तो आपका एक जो जुड़ाव है वो हिंदू पुत्र संगठन के साथ भी है। वो जो संस्था है वो कैसे काम करती है, पहला क्वेश्चन, और आप उससे कब जुड़े? हिंदू पुत्र संगठन एक धार्मिक संगठन। लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो है ये एक राजनीतिक पार्टी है, तो ये कहाँ तक सही है, या फिर ये राजनीतिक पार्टी है या नहीं है, पहले ये बताइए। संगठन राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है, मतलब लेकिन संगठन में जो जुड़े लोग हैं जो इस लोकतंत्र में आस्था रखते हैं वो तो कहीं ना कहीं से राजनीति को समझते और करते वो तो अलग बात है। तो राजनीति से तो कोई अछूता नहीं है, कोई भी व्यक्ति रह ही नहीं सकता। रह नहीं सकता। अगर आप वोट देने के अधिकारी हैं, आपको यहाँ की नागरिकता मिली है और वोट देने का अधिकार मिला है, तो एक उम्र के बाद निश्चित रूप से आपको ये तय करना होगा कि आप अपना वोट किसे देंगे। मतलब आप राजनीतिक रूप से कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो जब भी आप विचार कर रहे हैं तो आप राजनीति को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमारा संगठन जो है वो एक धार्मिक संगठन है जो धर्म चेतना के लिए काम करता है, हिंदू एकता के लिए काम करता है। कहीं अगर हिंदू को कोई आवश्यकता पड़ती है तो जितने हम सक्षम हैं सब कुछ नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी सरकार देश में बहुत बदलाव नहीं ला सकती है। तो हम तो एक संगठन है जो एक क्षेत्र, एक राज्य या राष्ट्र के अंदर काम करते हैं। तो हमारी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हिंदू जागृति फैलाना, जो मठ मंदिर हैं उनकी अगर कोई समस्या होती है तो उसको ठीक करना, उसके लिए आवाज उठाना। अगर हिंदू के ऊपर किसी भी जाति, मतलब किसी भी वर्ग में उसका वर्गीकरण, हिंदुत्व में जो वर्गीकरण है वो किसी भी तरीके से, मैं इसमें फिर से कह दूं कि हम लोग अल्फा बीटा गामा इसमें आप नहीं जाते हैं। आप जो भी आपको बुलाता है हाँ वहाँ जाते हैं, आप जाते हैं। और उसमें भी हम ये तय करते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ऐसा नहीं कि हमारा कोई सगा है और वो गलत कर रहा है। मतलब धार्मिक है, धर्मांध नहीं है। धर्मांध नहीं। यस, ये बहुत जरूरी। देखिए, हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा लोग विचित्र प्रकार से देते हैं। मतलब हम हिंदू को मानते हैं, हिंदू विचार को मानते हैं, लेकिन हम हिंदुत्व के विरोधी हैं। एक मुसलमान इस्लाम का विरोधी नहीं होता है, एक ईसाई अपने ईसाइयत को नहीं छोड़ सकता है, कोई सिख जो है वो अपने पद्धति को नहीं छोड़ सकता। तो हिंदू और हिंदुत्व को अलग करना वैसे ही है जैसे पापा डैडी और बाबूजी को अलग करना है। ये कोई मतलब नहीं है। हम शब्दों का चयन जो भी कर लें, अभिप्राय सबका एक ही है। हम अगर हिंदू हैं और अपने परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं तो हिंदुत्व है, हमारी वो परंपरा है, हमारी वो शैली है, हमारा वो दर्शन है, हिंदू दर्शन है। अब हिंदुत्व का मतलब जैसे जय जय श्री राम को बोला जाता है, लोग विरोध करते हैं, जय श्री राम बोलकर गलत किया जाता है, दंगा फैलाया जाता है, हिंदुओं को भड़काया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें वही लोग करते हैं जिनकी नीयत में खोट है। जिनकी नीयत में खोट नहीं होगी तो सेकुलर होने का मतलब, सेकुलर देश है हमारा, जो सेकुलर शब्द जो जोड़ा गया, सेकुलर होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने धर्म को छोड़कर बाकी के धर्म का सम्मान करें। सेकुलर होने का मतलब ये है कि हम अपने धर्म पर आस्था रखते हुए दूसरे के धर्म का सम्मान करें। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। यहाँ से एक बात आती है सामने कि क्या
सामाजिक काम करने के लिए राजनीति में आना ज़रूरी है, एक्टिव राजनीति करनी ज़रूरी है? ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो पिछला जो विधानसभा था इसमें आपने समस्तीपुर विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की थी और आपने इलेक्शन यहाँ से लड़ा और बहुत अच्छे से आपने उस इलेक्शन में अपना पूरा का पूरा काम किया। तो आपको ये क्यों लगा कि मुझे अगर सामाजिक काम को अच्छे से करना है तो राजनीति में, एक्टिव राजनीति में आना ज़रूरी है? अभी ब्लड डोनेशन पे बात हुई और उसकी कमियों के विषय में बात हुई, अल्प बात ही हुई क्योंकि कैमरे के सामने बहुत कितनी बात करेंगे और नहीं, क्योंकि बहुत लंबा विषय है, बहुत लंबा विषय है, टाइम हमारे पास। तो जितनी भी कमियां हैं, अगर ब्लड बैंक में कोई कमी है, अगर थाने में कोई कमी है, अगर अस्पताल में कोई कमी है, किसी भी सेक्टर में, एजुकेशन में कोई कमी है, तो उसको सुधारा कैसे जा सकता है और कौन सुधारता है? जिम्मेदारी किसकी है? पॉलिटिशियंस की। इस सिस्टम में जाकर के इस सिस्टम में जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक हमें वो पावर नहीं मिलेगा कि हम जिस विजन को देख रहे हैं, हमारा विजन क्या है और हम जिस गोल को देख पा रहे हैं, उस गोल को अचीव कैसे करना है, उसको अचीव करने के लिए अगर हम बैट बॉल खेलने की हमारी इच्छा है तो हमें पिच पर जाना पड़ेगा। उसके लिए बैट बॉल और विकेट और बाकी संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी, मैदान में उतरना पड़ेगा। तो हम जब समाज में किसी तरीके की बदलाव की बात करते हैं, अब वो जमाना चला गया कि गांधी जी के हिसाब से आप क्रांति ले आइएगा, आपको नेतागिरी नहीं करना है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप एकदम बिल्कुल अपने एक विजन पे काम कर रहे हैं। तो आप अगर देखिए तो एक बहुत बड़ा आंदोलन अन्ना हजारे के समय में हुआ था और उसका परिणाम आज दिल्ली आपके सामने में है। तो जब तक हम पॉलिटिकल रूप से रीच नहीं होंगे, मतलब हमारा जो देखिए नीति, आपकी जो आवाज है वो तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक आप इस सिस्टम में प्रवेश नहीं कर जाए, पूरी तरीके से अपना वर्चस्व नहीं स्थापित करें, प्रेजेंटेशन की स्थिति में नहीं है। तो हमारा यूथ पॉलिटिक्स से घृणा करता है। रीजन ये है कि हमारे जो पहले के लोग हैं वो इसी चीज को हमारे बच्चों को दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज नहीं है, इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। खुद पॉलिटिशियन है लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि अपना बच्चा तो पॉलिटिशियन हो ही, दूसरा बच्चा को पॉलिटिक्स नहीं आए, नहीं तो फिर उनका जो पॉलिटिक्स, मतलब ये जो है, मतलब जो वो बोलते हैं ना कि मतलब ये जो व्यवस्था है कि राजा, फिर उसके बाद राजा, फिर युवराज, फिर ये लोकतंत्र की आड़ में लोकतंत्र राजतंत्र की व्यवस्था जो है ये विकसित की गई कि मेरे अंदर जो ज्ञान है, मैं अगर किसी चीज का वैध हूं तो उस वैध का जो गुण है वो सिर्फ उसका बच्चा ही जाने, चाहे वो लायक हो या नालायक हो। तो इस परिस्थिति में क्या है कि हमारे जो युवा हैं वो राजनीति के भीड़ का हिस्सा तो बन जाते हैं लेकिन उस मॉड्यूल को नहीं समझ पाते हैं, उस सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं। देखिए, कोई भी जो नेता है वो बिना सपोर्टर के बड़ा तो बन नहीं सकता, और उसके जो सपोर्टर हैं, वॉलेंटियर हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, वो यंग लोग हैं, हमारे आपकी तरह इंसान हैं। तो आप वो जब तक मेन सिस्टम में नहीं जाएंगे, वो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो अगर आप हमारी बात करते हैं तो आपको हमको वहाँ पे रखना भी होगा। 1000 लोग अगर टीम में जुड़े हैं, हर कोई फ्रंट लाइन पे नहीं आ सकता है, लेकिन जो पहले से फ्रंट लाइन पे है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस 1000 लोगों में कौन वो लड़का होगा, कौन वो व्यक्ति होगा जो मेरे बाद फ्रंट लाइन पर आ सकता है। क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि किसी बड़े लीडर की निशानी क्या है, और हमारे भारत में इसका बहुत अभी अभाव चल रहा है कि एक बड़े लीडर की निशानी ये है कि वो अपने नीचे कितने बड़े लीडरों को पैदा कर सकता है। क्योंकि आपके पास टाइम है, उनके पास टाइम है, ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, मगर भाई साहब आपके पास टाइम लिमिटेड है ना। बिल्कुल। और ये जो टाइम है एक एवरेज टाइम है, उसके बाद आपके बाद अगर लोग नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा? ये जरूरी काम है। लोग नहीं रहे, अच्छा हम ही रहें, मेरे अलावा दूसरा नहीं हो, तो मगर उसमें ये टाइमिंग का फैक्टर नहीं समझ में आता है कि मेरे पास एक्टिव तो इतना ही समय है। एक्टिव समय है तो नए नए लोग तो जुड़ते ही जा रहे हैं ना। आप पावर में हैं, आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, आप किसी राजनीतिक पार्टी के स्तंभ हैं, तो यूथ आपसे परेशान होकर कुछ साल आपके साथ काम किया, उसको कोई अवसर नहीं मिला,
उसने छोड़ दिया। फिर यूथ तो पीछे से आ ही रहा है ना। अच्छा। वो फैक्ट्री जो मतलब है, आप ये बोल रहे हैं कि ये जो सीरीज है वो कंटिन्यूस चल रहा है। एक रिप्लेस होता है, उसको भरने के लिए लोगों को चार आ जाते एक हैं। हॉबी होती है कि यंगस्टर के अंदर कि मैं भी चर्चा में आऊं, मुझे भी लोग जाने। नहीं, इसको ऐसे समझिए ना कि जब आदमी नया नया टीनेज में कॉलेज में जाता है, स्कूल कॉलेज में जाता है, तो नया नया वो कुमार सानू वाले गाने बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे समय में वही चलते हाँ, थे। बिल्कुल ठीक है। तो अब अभी समय दूसरे बदल चलते गया हैं, है। अभी हाँ, दूसरे चलते हाँ, हैं। हाँ। मगर तो उनका कॉन्सेप्ट जो है, उनको लगता है कि हमें थोड़ा सा नेता के समीप रहना चाहिए, कुछ कोई बड़े हैं तो उनके साथ मतलब रहना एक चाहिए। आकर्षण है, आकर्षण है। मगर वो आकर्षण जो है वो आपको कुछ देने नहीं जा रहा। कुछ नहीं देने जा रहा है। जो पुराने लोग जो छोड़ चुके होते हैं वो अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। चूंकि एक लिमिट पीरियड होता है जिस बीच में आप स्वतंत्र रूप से समाज के लिए कुछ काम कर सकते हैं। हाँ। फिर आपके ऊपर भी लायबिलिटी आती है और आप अपने आप में फिर धीरे धीरे पीछे हटते चले जाते हैं। ये इस कारण से होता है कि चुनाव अब कोई चाणक्य नहीं है जो मौर्य वंश की स्थापना कर सके, जो अखंड भारत का स्वप्न देख सके, जो एक ऐसे व्यक्ति को चुन सके जिसके अंदर वो गुण है कि वो अखंड भारत का निर्माण कर सकता है, जिसके अंदर पोटेंशियल है। अब चाणक्य वो है जो खुद चंद्रगुप्त मौर्य बनने को तैयार है। अरे वाह, ठीक है। तो हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए, हमारे अंदर ये ऐसा कोई अति नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं ही हूं, मेरे बाद कोई नहीं है। क्योंकि हम अगर ऐसा सोचते हैं ना तो हम अपने बाद एक बहुत बड़ी खाई को जन्म दे रहे हैं। एक स्पेस छोड़ के जा रहे हैं। उस स्पेस को भरना इस देश के लोगों को पड़ेगा। हमारी लोग खत्म हो जाता है। आप जिस सिस्टम में रहते हैं वो डेमोक्रेसी में आपके हक हुकूक क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आप किस तरह से उन चीज़ों को समझेंगे, इसके लिए पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है आज के टाइम पे, वो किताबें बहुत कम हो गई हैं। लोग किताब पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। और ये बोलने में मैं गुरेज नहीं करूँगा कि हमारे यहाँ जो ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई अभी हो रही है, अभी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चलेगा, लोग पासपोर्ट पे निर्भर करते हैं। हाँ, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। किताब पढ़ने का फैशन खत्म हो गया। तो आपने जैसे कि जब पॉलिटिक्स में जब आप आए तो आपको ये लगा कि स्टडी कितना महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना चाहिए? महत्वपूर्ण तो इस मामले में है कि सबसे बड़ा महत्व इसका तो ये है कि आप जैसे भाई जब सवाल पूछते हैं तो जवाब देना आता है। हाँ। तो जब आप किसी मंच पे हैं और उस मंच पे आपको लोगों को कुछ बताना है, तो मंच पर तो आप बता रहे होते हैं, लेकिन जब आप मंच से उतरते हैं तो लोगों का सवाल सुनना होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में 99 नेता जो दायित्व में है वो सवाल का जवाब नहीं देते हैं। वो मुस्कुराते हुए हंसते हुए निकलना ही बेहतर समझते हैं। और इसका एक कारण भी है, स्कूल में आप जाइए, हाँ। जो टीचर ज़्यादा, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जिनको पता नहीं होता है वो सवालों से भागते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मुझे इसका फ़ायदा होता है किताबों को पढ़ने का। सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, न्यूज़पेपर है, पॉलिटिकल है, बहुत ज़्यादा तो अब न्यूज़ वगैरह देखना मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हेडलाइंस को समझना, देखना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो गई तो उसको भी देखना समझना। मोबाइल पे भी कुछ अच्छी चीज़ों को ही देखना, शेयर करना और ऑथेंटिक चीज़ों को समझना। ये आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है कि कोई भी फेक न्यूज़ है या कोई भी बात है हम उस पर विश्वास करते हैं। डॉक्टर एंड वीडियो को आप कैसे पहचाने, या मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं अगर किसी वीडियो को अपलोड करता हूँ या मैं किसी न्यूज़ को या फेसबुक व्हाट्सएप पर आए किसी न्यूज़ को शेयर करता हूँ, तो चूंकि बहुत बड़ा दुनिया है नेट का, तो मैं अलग अलग साइट से उसको चेक करता हूँ, सोर्सेस, अलग सोर्सेस। ये बहुत जरूरी बात है। और उसको चेक करने के बाद ही मैं उसको आगे लेकर जाता हूँ। चूंकि जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं कहीं ना कहीं मुझे जो आइडियल मानते हैं, जो मुझे अपना नेता मानते हैं, मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो मेरा दायित्व है कि मेरे द्वारा जो किया गया मार्गदर्शन है वो उचित हो, ताकि वो उस चीज़ को फॉलो कर सके। तो इसकी कमी है। पॉलिटिकल लेवल पे अगर आप बात करें तो आरोप और प्रत्यारोप ये एक श्रृंगार है, बस। मतलब मामला कुछ नहीं है, लेकिन आरोप लगाना है। चूंकि मैं विपक्ष में हूं। अच्छा। और जो पक्ष में है उनका काम है आरोप लगाना कि पूर्व की बातों को लेकर एक पूरा का पूरा एपिसोड कि तुमने पहले क्या किया, और जो विपक्ष में जो लोग हैं आप अभी क्या कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। मतलब इस समय पे मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है कि ख्वाब जिसका था मुझे ख्वाब में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला। बिल्कुल।
बस यही टीवी पे चल रहा है, हाँ। लोग देख रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, और मर्यादित भाषा का प्रयोग होता है। हमारा निजी जीवन जैसा भी हो, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पे हैं, अगर हम न्यूज़ चैनल पे हैं या किसी ऐसे जगह पे हैं, तो निश्चित रूप से हमें मर्यादित होना चाहिए। अभी एक वसीम रिजवी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, अभी वो हिंदू धर्म में परिवर्तित हुए हैं, और एक उस न्यूज़ 18 का या किसी का था वीडियो, वो उस वीडियो में एक उनसे आधे से भी कम उम्र का एक लड़का था जो किसी विश्वविद्यालय का था। उस लड़के ने इतने तुम तड़ाम के साथ उस व्यक्ति से बात की, जो शायद वक्फ बोर्ड के प्रमुख रह चुके हैं वसीम रिजवी, और उनके साथ सिर्फ इसलिए उसने इस तरीके से बात किया चूंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया। मतलब कहने का मतलब है कि लॉजिकल डिबेट हम लोग के यहाँ समाप्त हो गया है, मतलब नहीं है उसका। तो जो हमारे लीडर हैं और पॉलिटिक्स में जो यूथ का एंगेजमेंट है, कम नहीं है हमारे यहाँ। पॉलिटिक्स में हमारे यूथ बहुत इंगेज है, और बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं, लेकिन वो पीछे तब हटते हैं जब उन्हें मौका नहीं मिलता है। वो पीछे तब हटते हैं जब अपनी समस्याओं को अपने नेता के पास, अपने नेताओं के पास जाकर रखते हैं और उसको सिगरेट के धुएं की तरह उड़ा दिया जाता है। उनको दिक्कत तब होती है जब उन पर झूठा FIR होता है और उनके सपोर्टिव पॉलिटिकल पार्टी उनकी कोई मदद नहीं कर पाती है। यहाँ दिक्कत इस बात से होती है कि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं जिस पर हमने विश्वास किया, उनका वो अपने विश्वास पर खड़े नहीं होते हैं। राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना रह गया है, और अपने पार्टी या किसी बड़े नेता के नाम पर चुनाव जीतना रह गया। विजन के नाम पे जीरो है। विजन सिर्फ एक है कि इस चुनाव से अगला चुनाव। अगर विजन होता तो नेता लोकल चुनाव लड़ते, अपने प्रदेश से चुनाव लड़ते, अपने गांव के आसपास से, अपने विधानसभा से, अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते। लेकिन आप देखिए तो बड़े बड़े नेता अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में घूमते हैं। इस बार यहां से चुनाव लड़ते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, अगली बार दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। हाँ, ऐसा कोई हो। ये देखिए, ये डिबेट सब तो चलता रहे। मैं इसमें ये है कि फिर पॉलिटिकली इंगेजमेंट जो युवाओं का होना चाहिए। आप जो बदलाव चाहते हैं, बात ये है कि आप जो बदलाव चाहते हैं, जब हमारे जो यूथ के लीडर हैं, जो हमारे आइकॉन हैं, जब वो खुद अस्थाई नहीं है, वो खुद अस्थाई हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसके लिए जो यूथ जिनके लिए 5 साल मेहनत करता है, 5 साल के बाद उनको जितवा देता है, जितवाने के बाद वो उसी क्षेत्र में नहीं जाते हैं, वहाँ की समस्याओं को नहीं देखते हैं। विद्यालय की हालत वैसी की वैसी है, अस्पतालों की हालत वैसी की वैसी ही है। अस्पताल में डॉक्टर की पोस्टिंग है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर मिलते नहीं हैं। तो वैसे कंडीशन में आप या हम या कोई भी व्यक्ति अगर उस कंडीशन से गुजरे, हमारे घर का कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ और आपको पता चलेगा कि यहाँ सर्जरी करने के लिए डॉक्टर हैं, लेकिन आपके घाव में टाका वहां का चपरासी लगा रहा है, 4th ग्रेड का स्टाफ लगा रहा है, वहां आपको ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन जो है कोई कंपाउंडर लगा रहा है, और डॉक्टर वहां खड़ा भी नहीं है। 1 घंटे के बाद अगर इमरजेंसी हुआ तो आया, नहीं तो कोई जूनियर डॉक्टर ने आपको रेफर लिख दिया हायर सेंटर के लिए। तब आपको समझ में आता है कि हमने पॉलिटिक्स में क्या पाया और क्या खोया। यस, तब पता चलता है हमारे समाज की, वैसे भी हमारे समाज की जो संरचना है। नहीं तो एक कारण ये जो है, ये चीज़ें तो ठीक है, मगर अगर मान लीजिए कि ठीक है पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनकी समस्या समझता हूँ कि वो एक कंफर्ट जोन में चले गए और मान लीजिए कि अपनी ज़िंदगी बदल गई, वो नहीं कुछ कर रहे हैं। जो मांगने वाला है, ठीक है, क्या हमारे यहाँ जो वोटर है वो जनता की स्थिति में है और नहीं है, तो उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ लोग, क्योंकि देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये खेल पहली बार हुआ है, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ये हो रहा है, और हमारा प्रदेश जो है वो पिछड़ गया, मगर वोटिंग हमने हर एक चुनाव में किया। अभी पंचायत बढ़ चढ़ कर किया, परसेंटेज को बढ़ाया, अभी पंचायत चुनाव में किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये कौन सा फॉर्मूला है कि हमें पता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, ये कहते हुए भी हम फंस जाते हैं। इसका कारण आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा है चीज़ है, हमारे अंदर क्या कमी है कि हम इनकी बातों में आ जाते हैं? अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, या फिर हमारे लोकल जो हमारा स्वार्थ है। लोकल स्वार्थ से मेरा मतलब है कि हम लोग ऐसे मुद्दों पे वोट करते हैं जिसका प्रैक्टिकल में या रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस नहीं है, बट हम उसको मान करके ही अपना काम करते हैं। वोटिंग मुद्दे पे तो होता नहीं है, पक्ष और विपक्ष सिर्फ राजनीति में गद्दी पर बैठे लोगों के बीच में नहीं है, पक्ष और विपक्ष समाज में भी है। और लोगों को विकल्प चाहिए। हाँ, 5 साल सोचते हैं, हाँ,
कि इसने गलत किया, इसको सबक सिखाना है, विकल्प चाहिए। अच्छा हाँ। लेकिन जब 5 साल के बाद कोई व्यक्ति विकल्प बनना चाहता है तो उनको लगता है उस समय क्या कि यार बर्बाद हो जाएगा, इधर मेरा वोट खराब हो जाएगा, मेरा वोट बर्बाद हो जाएगा। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए कि बर्बाद हो जाएगा, हाँ। तो इससे पहले अब क्योंकि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, मेरा प्रश्न ये है कि हमने किसी को चुना और उससे संतुष्ट नहीं है, तो उससे भी भाई तो ये तो जस्टिस नहीं हुआ ना। तो एक्सपेरिमेंट करने की आदत खत्म हो गई है लोगों की। अच्छा, क्योंकि हमारे कॉलेज में साइंस लैब नहीं है। संभव है। हाँ नहीं संभव नहीं है। एक्सपेरिमेंट करने की आदत, ये सच्चाई है। हाँ, कि पढ़ाई होती है लेकिन साइंस लैब सिर्फ फोटो में ही आता है। साइंस का विद्यार्थी जो है वो जान जाता है कि H2O पानी है, आप उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे दीजिए, पीएचडी होगा, 1 गिलास पानी बना करके आपको बचा नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। और ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो ये क्या है ना कि हम एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं होते हैं। पॉलिटिकल आत्मबल हमारे पास इतना नहीं है कि हम कोई डिसीजन ले सके। हमारी आदत हो गई है कि हम दूसरे की बात को सुनकर उसी पर अमल करें। सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता हमारे समाज में बहुत कम है। मतलब इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि क्राउड पुलिंग। हाँ, क्राउड पुलिंग मतलब जिस हवा चलती है, हाँ, भेड़ चाल, बस चल दिए। अगर तू केकरा देबहो तो भाई फलना के ठीक कहै छै, फलना जीत रहा है, ओकरे दे देना है। अच्छा, तो हमारे समाज का कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब जो जीत रहा है ना, मतलब वो जीत जाएगा तो उसकी हवा चल पड़ी। हमें जिताना किसको है ये बात नहीं है। मैक्सिमम पोल जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं इस बात को, वो अपना निर्णय लेते हैं। लेकिन मतलब एजुकेशन फैक्टर है इसमें। बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम एजुकेशन को इतना हल्का छोड़ देंगे तो हम तो किसी क्षेत्र में फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हम आप बात कर रहे हैं तो हम कुछ जान रहे हैं, हम कुछ पढ़े हैं, और आप भी कुछ पढ़े हैं, तभी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो संवाद पढ़े लिखे लोगों के बीच होता है, मूर्ख लोगों के बीच में, मूर्खों में संवाद नहीं होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही संवाद कर सकता है, संबोधन कर सकता है। तो जब, और राजनीति में पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं है। लोग एक दूसरे का सर्टिफिकेट खाली खोजते हैं, अपना सर्टिफिकेट दिखाते नहीं। तो पढ़ाई की कोई विशेष नहीं, इसमें आवश्यकता नहीं है। एज लिमिट का भी कोई सवाल नहीं है, जो और ये भी नहीं है, कोई प्रोसीजर भी नहीं है कि एक नेता है तो कितनी बार चुनाव लड़ेगा। अच्छा, जितनी बार लड़ सकते हैं लड़िए। अब लड़ते लड़ते वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि उनके सामने कोई अदना सा आदमी, मैं अभी चुनाव लड़ा हूँ, मैं विधानसभा चुनाव लड़ा, तो चुनाव लड़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि न्यूज में या बाकी चीजों में या लोगों के माध्यम से पता चलता है कि अमुक जगह पे बड़ा गरीब आदमी था और वो सांसद हो गया, वो विधायक हो गया। चुनाव तो मैंने भी लड़ा साहब। एक एफआईआर हमारे ऊपर है, उस एफआईआर के विवरण को हमें पेपर में छपवाना होता है और न्यूज में चलवाना होता है। उसका फायदा कुछ नहीं होता है, लेकिन चुनाव आयोग का ये रूल है। अब सोच लीजिए कि उस न्यूज को चलवाने के लिए मुझे मोटा पैसा खर्च करना पड़ा। मैं आपसी सहयोग से चुनाव लड़ा, हमारे साथियों ने मुझे पैसा दिया, क्योंकि मैं उतने बड़े परिवार से नहीं हूँ। नहीं, वो तो आपने बताया। बहुत साधारण परिवार से हूँ, बिजनेस चलाकर, छोटा मोटा व्यापार कर अपने परिवार को चलाता हूँ। उसके बाद भी मैंने इतना बड़ा निर्णय लिया चुनाव लड़ने का, स्वच्छ तरीके से चुनाव लड़ा, फिर पैसा नहीं बंटवाया, कोई प्रलोभन नहीं दिया, और 5 सालों में मैंने जो काम किया था, नहीं, मेरा कहने उस पर काम किया। अभी इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पंचायत चुनाव को जस्ट देखा है, और इसमें जो पैसे का जो फैक्टर है, ठीक है, आपका चुनाव तो बड़ा था, विधानसभा का चुनाव था, मगर पंचायत चुनाव में हम लोग देखते हैं और खूब चर्चाएं होती हैं कि इस पंचायत में लाखों बट गए, तो इसमें हजारों बट गए, नहीं हजारों सॉरी करोड़ों बट गए, ठीक है। तो अगर आपका वोट जो है वो पैसों पे जाएगा, मान लीजिए, तो आप उस प्रतिनिधि के सामने कुछ नहीं बोल सकते, मांगने की स्थिति में रहते हैं या नहीं रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। जिस प्रतिनिधि ने आपके वोट को खरीदा है, वो आपकी कीमत, आप उसके गुलाम हैं भाई, उसको कीमत पता है। अगर आप उनके पास जाएंगे और आम आदमी की तरह अगर आप चाहेंगे कि उस पर कोई दबाव बना ले कि भाई मेरा अधिकार है, आप क्यों नहीं दीजिएगा, तो ये ऑन कैमरा होता है। अभी ऑन कैमरा हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे ऑफ कैमरा होगा। हाँ। वहां पे कोई कैमरा नहीं लगा होगा। नहीं। वो नेता आपको बोलेगा कि अपनी औकात में रहो, 500 रुपया ले ली रहा, तब वोट दे ली रहा, बात खत्म हो गई। आप बोल ही नहीं सकते हैं। स्वाभिमानी लोग जो होते हैं वो जाएंगे ही नहीं नेताओं के पास, उनको विशेष कोई काम ही नहीं पड़ता है।
वो समाज में संभ्रांत लोग हैं, वो अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। वो अपने बुद्धि से, विवेक से काम करते हैं, उनको नेताओं से कोई लेना देना नहीं होता। उनको कभी कोई विधायक, सांसद, मुखिया से काम नहीं पड़ता है। नहीं, तो आपके से मैं जानना चाहूँगा कि 5 ऐसी चीज़ें, ठीक है, जिसको करने से हमारा जो समाज है, हमारा जो प्रदेश है, क्योंकि अभी न्यू इंडिया की बात चल रही है, ये कहा जा रहा है कि भारत आने वाले समय में जो है वो दुनिया को लीड करेगा, भारत दुनिया को राह दिखाएगा। और इसमें एक फैक्टर ये भी है कि हमारी जो यंग आबादी है वो सबसे ज़्यादा है, और उसमें खुशी की बात यह है कि हमारे बिहार में यंग आबादी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। मगर 2 तरह की बातें हैं। एनर्जी जो है वो अगर डायरेक्शन में यूज़ हुआ तब तो वो कमाल करता है, और एनर्जी ने अगर डायरेक्शन बदला तो पूरा समाज उससे प्रभावित होता है। तो 5 ऐसी चीज़ें आपको क्या लगता है कि हम लोगों को वो करना चाहिए, हर एक इंसान को करना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज में बदलाव हो, और हम लोग जैसे भारत पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, तो हमारा जो प्रदेश है वो भारत में प्रतिनिधित्व करे। मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ अपने समाज का। जी हाँ। और जो मैंने एक सपना देखा, जो रक्तदान समूह और हिंदू पुत्र संगठन, ये कैसे चला। जैसे दोनों 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों 2 कंसेप्ट हैं, ठीक है। एक कट्टर हिंदुवादी विचारधारा को रखने वाला व्यक्ति, जिसको लोग समाज में आसानी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसको सभी के दुख से, दर्द से पीड़ा होती है, दूसरे के दुख को समझते हैं। यही मैं कहना चाह रहा था कि ये सिक्के के 2 पहलू हैं। बिल्कुल 2 पहलू हैं, जिसको सब लोग समझते नहीं हैं। हाँ। समाज का वही व्यक्ति समझ पाता है जिसने उसको नजदीक से देखा। होता ये है कि हमारे यहाँ किसी चीज़ को लेकर के किसी को लेबल्ड कर दिया जाता है। बिल्कुल लेबल किया जाता है। और वो एक इंग्लिश का फ्रेज है, अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। एक बुरा आदमी अच्छा है एक बुरे नाम वाले व्यक्ति से, ठीक। तो क्योंकि ये तो लोग देखते हैं कि ये आदमी है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, मगर वो ये नहीं देखते कि ये आदमी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके समाज के लिए क्या काम कर रहा है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतभेद आपका किसी मुद्दे पे हो सकता है, हमसे मनभेद नहीं है। मैं अपने समाज को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ या होते नहीं देख सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ जो यूथ जुड़े, भगवा पगड़ी लगाकर, हाथों में तलवार लेकर, जिनके हाथों में कलेवा बंधा हो, मस्तक पे चंदन हो, शिखा हो, एक अलग उसका स्वरूप है। रामनवमी की रैलियां हो रही हों या फिर और भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, उसमें भीड़ जुटती है और वो भीड़ जयकारा लगाती है, जय श्री राम का, जय माता दी का, हर हर महादेव का, और एक कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम खत्म हो जाता है। रैलियां भी होती हैं नेताओं की, वो भी होता है, एक टॉपिक पर बात होती है, किसी मुद्दे पर बात हुई, बात खत्म हो गई। हमने उस रैली के बाद बात को खत्म नहीं किया। अच्छा। हमने जो वो लोग जुड़े, तो मेरे रैली में ब्लड डोनेशन के लिए, जैसे अगर हमारे रैली में राम दरबार है, श्री कृष्ण दरबार है, महादेव दरबार है, अयोध्या की झांकी है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ थल सेना, जल सेना, वायु सेना का कॉन्सेप्ट था। अच्छा। उस झांकी में, जुलूस में हमारा जो गौरव है, देश का जो गौरव, जो हमारा सैनिक है, हमने वो लड़ाकू विमान से लेकर, युद्धपोत से लेकर बाकी चीजों को प्रदर्शित किया। उसमें अलग अलग रथ बनाया तीनों का। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं, एक अच्छी बात मुझे याद आ गई कि नौसेना ने अभी INS बेला को कमीशन किया है, और अगली बार झांकी होगी तो उम्मीद करते हैं कि उसको भी आप शामिल करें। इस सरकार के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी सेना मजबूत हुई है, हमारा बॉर्डर मजबूत हुआ है, और जवाब देने का जो अधिकार नहीं था हमारे सेना को, कहीं ना कहीं अब वो अधिकार मिला है, जो सर्जिकल स्ट्राइक या बाकी चीज़ों में दिखा है। हमारे देश को गर्व है इन चीज़ों पर। हमने अपने भीड़ में, जो रैलियों में, जिसको सो कॉल्ड बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वाले उन्मादी भीड़ और भी बहुत सारी चीज़ों को कहकर संबोधित करते हैं, कट्टर हिंदुवादी, अभी कोई RSS को और हिंदुवादी संगठन को बोको हरम और ISIS से जोड़कर बताने की बात एक नेता कर रहा था। तो ऐसे तरीके से हम लोगों पे आरोप लगाया जाता है। हमने उस भीड़ में अपने जो लोकल जो चीज़ें हैं उनको शामिल किया, और उसके साथ साथ हमने उसमें ब्लड डोनेशन के रथ को सजाया, जिसमें हमारे टीम में जिन लोगों ने ब्लड दिया है, कुछ सिलेक्टेड, मतलब आपका जो उद्देश्य है कि आपके संगठन से जो जुड़े लोग हैं उनके द्वारा समाज के हित में कुछ काम हो, बेहतर काम हो। बिल्कुल। और उसको जो है कंटिन्यू रखा जाए, ब्लड डोनेशन पे काम हो। हम रक्तदान कर सकते हैं, उसमें हमारा कोई घाटा नहीं है, हमारा फायदा है।
एक्स्ट्रा कोई एनर्जी खर्च नहीं करना होता है। जो हम भोजन कर रहे हैं उसी भोजन से हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है और हम लोगों को उससे जान बचा सकते हैं। तो हमारी भीड़ जो है हमने उसको डाइवर्ट किया कुछ अच्छे कामों में, और उस अच्छे कामों में जो है उसमें ब्लड डोनेशन एक मेन हमारा ये लेकर एक नया अध्याय खुला, एक सेतु लेकर क्या है कि और हम अपने समाज से जातिवाद या ऐसी कोई कुरीति जिसको लेकर की बहुत सारी भ्रांतियां चलती है हमारे यहाँ, उसको हमने ठीक करने का प्रयास किया। उसको आप प्रमोट नहीं करते? हम उसको प्रमोट नहीं करते हैं, और हम अपने लोगों के लिए काम करते हैं। हम अपने समाज के लोगों को ब्लड उपलब्ध कराते हैं। हमारे यूथ कहीं भटके नहीं, इसके लिए हम उनको ये बताते हैं कि आपको शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ना चाहिए। अभी उम्र है, आप धार्मिक कामों में भी रुचि लीजिए, आप राजनीति में भी रुचि लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अगर आपके पढ़ाई का उद्देश्य है तो आप मन लगा कर पढ़ो। आपका पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, आपको लगता है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग ने दुनिया को लीड किया है और दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, किसी क्रांति को जन्म दिया। क्योंकि यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आप कुछ लोगों का मैं नाम लूँगा, अब्राहम लिंकन का मैं नाम लूँगा, मैं माइकल फैराडे का नाम लूँगा, ये जो सारे लोग हैं ये बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं थे। बहुत, देखिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको किताबें पढ़ने का शौक़, या फिर आप दुनिया में बड़े बड़े लीडर हैं, आप उनकी बायोग्राफी अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो डिग्री वाइज कम पढ़े लिखे हों, मगर उन्होंने पढ़ा जिसमें उनको इंटरेस्ट है। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, बिल गेट्स की बात करूं, मैं एप्पल के जो सीईओ थे उनकी बात करूँ, फेसबुक के जो हैं इनकी आप बात करिए, तो ये क्या है, ये इनमें से ये जो है वो कॉलेज ड्रॉप आउट है। मगर यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा कि वो कोई बाबू राव कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं है। बिल गेट जो है MIT से ड्रॉप आउट है, जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ना लोग मरता है। तो आप कॉलेज ड्रॉप आउट है तो ये कह के नहीं निकल जाइए कि भाई मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, दुनिया चेंज कर दूंगा। इस बात को आप समझिए, पढ़ने का शौक़ होना चाहिए और जिसमें आप एक्सपर्ट हैं आप उसको पढ़िए, खुद को पहचानिए, खुद को पहचानिए और फिर उसमें काम करिए। बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको वो काम भी नहीं लगेगा। जो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो करें, वो उनका सिलेबस है, वो उसके हिसाब से पढ़ें। जो कंपटीशन से बाहर निकल कर सोचना चाहता है तो उसके लिए तो दुनिया उसकी है। मतलब वो ऐड आया था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो तुम्हारा जो बने वो करो भाई, किसने रोका आपको? आप जहाँ सक्षम हैं, आपको जिस चीज़ में रुचि है, इंटरेस्ट के हिसाब से ये लोग खाना अपने रुचि से खाते हैं, फिर बाकी के कामों में ज़बरदस्ती तो कुछ किया नहीं जा सकता है। क्योंकि बिहार को आने वाले, जब हम बिहार को लेकर के बात करते हैं तो ये होता है, बिहार का स्वर्णिम इतिहास बहुत बताया जाता है और हमें लगता है कि हमारे यहाँ नालंदा था, बातों बातों में अपने चाणक्य का चर्चा किया, चंद्रगुप्त मौर्य का चर्चा किया, आर्यभट्ट हुए हमारे यहाँ पे और एक से एक बड़े लोग पैदा हुए। मगर वर्तमान जो है उसके उलट है, बिल्कुल उलट, एकदम वर्तमान ऐसा लगता है कि भाई पास्ट इतना स्वर्णिम था, वर्तमान इतना खराब कैसे हो गया किसी जगह का। तो उसमें सबसे बड़ा हम लोग ये नहीं देखते हैं कि जब हम लोग नंबर 1 थे तो हमारे पास नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ थी। आज हमारे पास स्कूल कॉलेज की स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ का आदमी अगर अच्छा पढ़ेगा नहीं तो अच्छा करेगा कैसे? अब हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी समस्या, वो लड़ते हैं वेतनमान के लिए, उनकी लड़ाई, वो पढ़ाने से अधिक इस बात की रुचि रखते हैं कि 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। पढ़ाने से अधिक उनके ऊपर पशुगणना, जनगणना, चुनाव कराना। अब शिक्षक को तो आपने मजदूर बना दिया, शिक्षक और मजदूर में कोई अंतर नहीं है। अच्छा। वो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? वो इतने चिड़चिड़े हो चुके हैं अपने ही समस्याओं से परेशान है। समय पर उनको सैलरी नहीं मिलने के कारण राशन दुकान वाला उनको राशन नहीं दे रहा है, या अन्य समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। मेडिकल प्रॉब्लम है, घर में लगन है, बहुत सारी चीजें सबके साथ ये होता है। कोई गरीब हो, अमीर हो, एम्प्लॉय हो या बेरोजगार हो, करना तो पड़ता है स्वाभाविक। तो जो शिक्षा पद्धति के ध्वस्त होने की बात है, उसमें सबसे पहले तो हमने अपने संस्कृति और जो धार्मिक शिक्षा है, जो नैतिक शिक्षा है, उसको खत्म कर दिया। हमारे शिक्षा की जो पद्धति थी, गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, उसको खत्म कर दिया। तरीके के नियम कानूनों को बनाकर बच्चों को इतना स्वतंत्र बना दिया, उन्हें अब कोई आवश्यकता नहीं है कि आप शिक्षक हो तो आपको हम गुड मॉर्निंग बोलबे करेंगे।
नहीं बोलेंगे, या प्रणाम करेंगे, या प्रणाम करेंगे। क्यों करेंगे? आप बच्चे को जबरदस्ती नहीं कर सकते प्रणाम करने के लिए, वो आप हरास कर रहे हैं उसको मेंटली, आप बच्चे को परेशान कर रहे हैं। इससे डिसिप्लिन का ह्रास होता चला गया। तो डिसिप्लिन का ह्रास हुआ ना, बच्चे के अंदर जो एक डर था। अब आप ठीक है कि बच्चा को कोई प्रताड़ित ना करे, इसका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ जो है ना, वो डर से लोग इसको फिर ये सोचते हैं, डर नहीं, वो डर नहीं था, वो रिगार्ड था, वो डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन, वो जरूरी है। अगर बच्चे को ये पता है कि स्कूल शुरू होने से पहले असेंबली में हमें खड़े होकर के प्रार्थना करनी मतलब है। अपने स्कूल के दिनों की बात करिए, ऐसा होता था हर एक स्कूल में 1-2 मास्टर साहब ऐसे होते थे कि जिनको लगता था कि इनके चक्कर में पकड़ा गया, मार के धनिया बो देंगे। एकदम 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 ठीक है, घर पे जाओगे तो और कुटाई। वो बच्चे, वो जो टीचर्स हमारे थे, वो जितना पीटते थे उतना उससे अधिक पढ़ाते थे। और बच्चा पिटाई खाने के बाद भी उस शिक्षक का सबसे अधिक सम्मान करते थे। और आज भी उनकी प्रतिष्ठा है, आज भी प्रतिष्ठा है। उस टाइम में भी जो टीचर पढ़ाने के बदले बेकार की बातों में बच्चों को भूल जाते थे, हाई स्कूल की बात है, जी हाँ, उनकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं होती थी। हाँ। लेकिन जो टीचर बहुत कड़क थे, पीटते भी थे, बहुत समझाते भी थे, पढ़ाते भी थे, उनकी प्रतिष्ठा अलग थी। लेकिन आज के समय में क्या है कि एकदम क्लियर है कि नए पुराने के चक्कर में स्कूल परेशान है। ये पुराने टीचर है तो इनका अलग टीम है, ये नया टीचर है तो इसका अलग टीम है। तो इसमें वो परेशान, और विभिन्न प्रकार के दायित्वों को उनको दे करके उनका जो मेन विजन है बच्चों को पढ़ाना, उस पर फोकस बंद हो गया। तो पहला काम तो हमारा होना चाहिए, किसी भी देश का पहला काम कि व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो करेगा क्या। हर मामले में ट्रेंड कोई आदमी तभी होगा जब कोई आदमी शिक्षित होगा, तभी वो कोई प्लान कर पाएगा। अभी आप सपना देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड को लीड करेगा, फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा, फिर से बनेगा। तो हमें मेरा प्रश्न ये है कि जिस समय सोने की चिड़िया था, उस समय वाले हालात कम से कम अभी लाने होंगे। बिल्कुल लाने होंगे। ठीक है, उस समय पूरी दुनिया की जीडीपी का जितना कंट्रीब्यूशन हमारा था, उस समय पूरी दुनिया में जो हमारी हैसियत थी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हम पुराने अपने प्रतिष्ठा को स्थापित करेंगे तो कम से कम उस मापदंड को पूरा करेंगे तभी स्थापित होगा। और उसके लिए आपका एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। इसमें सिर्फ सरकार के सुधरने से नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत डेवलप हुआ। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत डेवलप हुआ है। हम जिस जमाने की बात कर रहे हैं या अपने जमाने की बात करें तो घर से बोरा लेकर, हाथ में किताब पेंसिल लेकर बच्चे स्कूल जाते थे और कम से कम किताबों में भी पढ़ लेते थे, कम से कम कॉपी में भी पढ़ लेते थे। मैथ का, इंग्लिश का और 4 लाइन कॉपी या फिर बॉक्स वाला कॉपी, ऐसा कुछ नहीं था। जो है उसी में पढ़ लेना है। इंग्लिश में हिंदी, हिंदी में इंग्लिश, मैथ सब चलता था। रफ बुक सब कुछ उसी में चलता था। और मतलब स्कूल से आकर घर पे फेयर वेयर भी नहीं करना है। आज से 15-20 साल पहले बस पढ़ना था, रटना था। मास्टर साहब पूछते थे, जब कॉन्सेप्ट आपको कोई टास्क मिला तो आपको पूरा करना है, बस इतनी ही जिम्मेदारी स्टूडेंट की थी। मास्टर साहब को नहीं पता है कि तोरा बुखार लग गलो कि हो गलो, तो उस अगर लग गलो तो हम उतारबो, हाँ नौकल हो तो उतारबो। अब उस चीज को छोड़ दिया गया। शिक्षक भी दायित्ववान नहीं रहे और बच्चे के मन में अब ये पता है कि अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो घर जाकर बोलना है, माता पिता के साथ पूरा परिवार आएंगे और शिक्षक को कूट देंगे, उन पर FIR कर देंगे। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तो इस स्थिति में हम शिक्षा में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं अगर, तो ये बहुत मुश्किल है। डिसिप्लिन के लिए सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, स्कूल को चलाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, स्कूल को चलाने के लिए समाज जिम्मेदार है, बच्चा जिम्मेदार है, उसके गार्जियन जिम्मेदार है। आज निजी स्कूल बढ़ता जा रहा है, प्राइवेट स्कूल की स्थिति अच्छी होती जा रही है और सरकारी स्कूल की स्थिति खराब होती जा रही है, जबकि वहाँ पे सब कुछ मुफ्त है। जबकि बच्चों की जो संख्या है वो आज भी सरकारी स्कूल में जो है बहुत ज़्यादा, प्राइवेट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो दिखता है ना। नहीं, और ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप कोई स्कूली शिक्षा के लिए कोई राशि जो है अलग से वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये उनके लिए भी ज़रूरी है जानना कि अगर हमारा ये स्कूल अच्छा नहीं होगा तो हमारी तो एजुकेशन की जो बात है वो बात ही समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके की जो बात होती है कि आज भी निजी स्कूल से अधिक सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, तो ये दिखाता है कि आज भी हमारा समाज कितना पिछड़ा है। हम अभी भी सबल नहीं हुए हैं, हमारा समाज आर्थिक रूप से विपन्न है। हर व्यक्ति इस मामले में सक्षम नहीं है कि वो छोटे से भी निजी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सके। अब जो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा अलग है। मैं निजी स्कूल
अच्छे हैं बुरे हैं या फिर उसमें पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते हैं, इसकी बात में नहीं जा रहा हूँ। हमारे यहाँ जो ये स्कूल थे जिनकी क्वालिटी अच्छी थी, जो अच्छा पढ़ाते थे और आज भी उसमें बच्चे जाते हैं, मेरा कहना ये है कि इनकी क्वालिटी पहले की तरह क्यों मेंटेन नहीं की जा सकती है। अगर ये हो जाए तो सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि अब इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता कि समाज में कौन सक्षम हो जाएगा और कौन असक्षम हो जाएगा, मगर इसकी गारंटी तो हम लोग ले सकते हैं कि एक ऐसा जगह हो जहाँ पे आप सक्षम हो या फिर असक्षम हो, आपके बच्चे जाएं और अच्छी शिक्षा ले सकें। एकदम आसान सा बात है कि प्राइवेट और निजी हम जो बात करते हैं, जो सेलेक्टेड बच्चे हैं जो निजी में जा रहे हैं या जो सेलेक्टेड बच्चे हैं जो सरकारी में जा रहे हैं, सिलेबस वही है, सिलेबस वही पढ़ाया जाता है। पढ़ाने वाले टीचर प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, वो शिक्षक ही हैं। वो अपने बच्चे को अगर पूरा दें, अपने जिम्मेदारियों को समझें, तो आज भी बहुत सारे स्कूलों को, स्कूल के प्रिंसिपल को राष्ट्रपति पुरस्कृत करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री पुरस्कृत करते हैं, जिला स्तरीय भी सम्मान समारोह में उनको पुरस्कृत किया जाता है। क्यों? उन्होंने अपने स्कूल को, सरकारी स्कूल को एक बेहतर विजन दिया। उन्होंने निजी स्कूल के कॉन्सेप्ट पर अपने स्कूल को चलाया और स्कूल में बच्चों को पूरी तरीके से डिसिप्लिन किया, उन सारे बच्चों को किताब उपलब्ध कराया। अगर उसमें कोई कमी रह गई, कोई बच्चा बहुत लचड़ है, किताब कॉपी के लायक भी नहीं है, उन्हें खुद के कंट्रीब्यूशन से उनको किताब दिलवाया। स्कूल का रंग रोगन अच्छा कराया, स्कूल में जंगल ना हो, गंदगी ना हो, इसके लिए बच्चों को मोटिवेट किया कि ये आपका विद्यालय है, इसकी साफ सफाई आपको करनी है, आपको इसको अच्छा रखना है। और उन बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए उस स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर प्यून तक ने प्रयास किया। प्रिंसिपल से लेकर प्यून तक ने एक दूसरे का हाथ थामकर प्रयास किया और उसमें उन बच्चों ने सपोर्ट किया। यहाँ से मतलब ये निकल के आता है निचोड़ कि कोई भी जो सिस्टम है या जो व्यवस्था है उसको अच्छा करने में हर एक इंसान की जवाबदेही और उसका कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल है। और सामाजिक तौर पे भी, और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जवाबदेही है, और सामाजिक तौर पे हमारी आपकी भी जवाबदेही बनती है कि वैसे लोगों को सम्मान करें, उनको ये हम लोग वैल्यू दें क्योंकि वो हमारे बच्चों को अच्छा संस्कार दे रहे हैं। बादल भाई, आपसे तो बात करते करते समय निकलता जा रहा है और पता भी नहीं चल रहा है। हमने सोचा था कि भाई एक 10 मिनट की बातचीत होगी, मगर करते करते मुझे लगता है कि ये हमारा जो कन्वर्सेशन है वो लंबा चलता चला जा रहा है। जनून मुद्दे पे है ना। ठीक है, जनून मुद्दा है, जमीनी बात है, और हम कोई बनावटी बात नहीं कर रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं और मेरा जो अनुभव है, जो मैंने पब्लिक फील्ड में जो जिस अनुभव को पाया है, लोगों से जो जिन समस्याओं को जाना है, हम उस मुद्दे पे बात करते हैं। रियल एक्सपीरियंस जब आप करते हैं किसी चीज का, तब आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढने में भी आसानी होती है और खुलकर बात कर सकते हैं, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता। अब कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ हो और आप उस पर चर्चा कर रहे हो वो, और नॉर्मली आपसी संवाद जो होता है वो स्वच्छ होता है और स्वस्थ भी होता है। उसमें क्या है कि देखिए, जब तक आप सुनेंगे नहीं, भले ही मेरा ये मानना है जिंदगी में कि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक तो आप समझने के बाद तो दूर छोड़ दीजिए। एक बढ़िया वक्ता वही हो सकता है जो एक बहुत अच्छा श्रोता हो, कहा गया है। तो जो व्यक्ति सुनेगा ही नहीं, सिर्फ अपनी बात को ही रखेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो बढ़िया हो सकता है। तो जीवन में सबसे पहले आपको श्रोता बनना होगा, मतलब शिष्य बनना होगा, विद्यार्थी बनना होगा। जब आप उससे ऊपर उठेंगे तो आप भी गुरु हो जाएंगे, आप भी शिक्षक हो जाएंगे, आप भी वक्ता हो जाएंगे। स्वाभाविक है। तो ये तो क्लियर कॉन्सेप्ट है। इसमें समय कितना भी बदल जाए, ये बदलने वाला नहीं। मतलब आप यूं समझिए ना कि स्कूल के बेंच से लेकर के किसी कुर्सी तक जब आप जाते हैं, जी जी, तो उसका जो सफर है वो स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होगा। पहले आप इसको हम भूल नहीं सकते हैं। लर्निंग होगी, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर उसका रिजल्ट होगा। जी बिल्कुल। ये 3 जो प्रोसेस है वो एक साथ इसमें चलेगा। कभी कोई बदलाव नहीं होगा। और हमें लगता है कि हमारे यूथ में वो क्षमता है और बदलाव दिख भी रहा है हर स्तर पे, सामाजिक स्थिति में हो, सामाजिक सेवा में हो, या जो प्रभाव जो है आज जो पब्लिक सेक्टर में सोशल सर्विस को लेकर के जो बदलाव हो रहा है हमारे देश में, ये बहुत बड़ा क्रांति लेकर आएगा। ये बहुत जल्द इसका रिजल्ट आएगा और इसमें बस थोड़ी सी मदद समाज के लोगों को करनी होगी कि जो संपन्न लोग हैं समाज के,
जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जो विचार से विद्वान है, जो गुण से विद्वान है, वो अपने समाज के वैसे लोगों को प्रमोट करें जो छोटा सा भी कोई ऐसा पहल करते हो जिससे समाज को कुछ फायदा हो। मतलब ईंट जोड़ के दीवार बनाने वाली कॉन्सेप्ट है, हम बना सकते हैं, मगर वो ईंट जो बिखरे हुए हैं हमारे, उनको इकट्ठा करके बटोरने में थोड़ी मदद मिल जाए। और कोई अगर अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करने निकलते हैं तो सबसे पहले जो है लोग आपको मूर्ख कहेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा ना तो आपको बताएंगे कि अपने फायदे के लिए ही सिर्फ कर रहा है। जब आपके उस काम से आपके लोगों को फायदा होने लगेगा, जब उनको दिखने लगेगा कि यार ये जिस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है उसे तो हमारा ही फायदा है। जैसे हम अगर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो मैं अपने परिवार के लिए तो कर नहीं रहा हूँ, शुरू किया था तब, और आज की स्थिति में ये है कि मैक्सिमम लोग लाभान्वित हो चुके हैं। उसको यूं समझे कि आम की जो गुठली है, जब आप अच्छा काम करना चालू करते हैं तो आम की गुठली को जैसे आपने जमीन में दबाया, लोग ने बोला कि बर्बाद है, फिर वो पौधा होता है, फिर वो पौधा पड़ेगा क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा, और जब तक आप आम खाएंगे तब तक आप मानेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा समाज उसी चीज को स्वीकार करता है जो लौट कर उसके पास आने की संभावना होती है। अगर उसको लगेगा कि इस काम से, इस चीज से हमको कोई फायदा नहीं है, तो मैक्सिमम लोग अपने निजी जीवन में इतने व्यस्त हैं कि आपके कॉन्सेप्ट को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, तो जब आप रेगुलरली अपने उस एम को लेकर चलते हैं, अपने गोल को लेकर चलते हैं, दिन रात चलते हैं, क्योंकि ये नहीं, ये जो काम है, जो आप काम कर रहे हैं, ये थकाने वाला काम भी है, बहुत थकाने वाला काम है। आरोप लगता है, मोटिवेटेड रहने के लिए किसी को अच्छा बात बताइए तो बुरा लगता है, किसी को नहीं कीजिए तो बुरा लगता है। आपको आपके मोटिवेशन को बढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो सकता है, आपको डिमोटिवेट करना आसान हो सकता है किसी भी इंसान के लिए। बिल्कुल। तो ये अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, उनको भी परेशानी होती है, हर एक आदमी इस दौर से जूझता है, तो वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करे? आप क्या करते हैं? इसका मेरा जो अनुभव है, निजी अनुभव है, मेरी समस्या ही मुझे प्रोत्साहित करती है। मतलब आज किसी कारण से हम किसी चीज से टूट गए, दुखी हो गए, कल एक नई समस्या जब सामने आती है ना, तो उसको पूरा तो हमें ही करना है, क्योंकि हमने तो उसका बीजारोपण कर दिया है। मान लीजिए कि आज ब्लड डोनेशन को लेकर हमको बहुत टेंशन हो गया, किसी ने बुरा भला कह दिया, किसी के घर में लोग हैं फिर भी वो कह रहा है कि नहीं आप दीजिए, आप क्यों नहीं ब्लड दीजिएगा, आप संस्था चलाते हैं। मैंने कहा उनको, भाई आपके घर में 2-3 बच्चे हैं, फैमिली में लोग हैं, पहले आप उनसे करवा लीजिए, अगर उनसे नहीं हो पाएगा तो फिर हम करेंगे। ऐसे परिस्थिति में कभी कभी क्या होता है ना कि वो अपने लोग जो हमें जानने वाले लोग होते हैं हमें धुतकारते हैं कि बेकार का संस्था चला रहा है, जब तुम देवे नहीं करेगा तो फिर क्या फायदा तुम्हारा संस्था चलाने से। अच्छा, ये इतना ब्लड लेता है तो क्या करता है, तुम लोग बेच देता होगा, क्या करता होगा, आज हम मांग रहे थे तुमको ब्लड नहीं हो रहा है। वो खुद जीवन में कभी नहीं दिए, उनकी माँ बीमार है, उनकी बहन बीमार है, उनके लोग बीमार हैं, लेकिन उनको ब्लड चाहिए, संस्था से चाहिए, बिना दिए हुए चाहिए, मुफ्त में चाहिए। ठीक है, वो भागदौड़ भी नहीं करेंगे, सारी जिम्मेदारी संस्था की होगी। ऐसे केसेज आते हैं, कुछ ऐसे केसेज वहां पे भी बहुत कष्ट होता है, कुछ ऐसे केसेज आते हैं जिसमें हम सफल नहीं हो पाते। रेयर ग्रुप का कोई ऐसा केस हो, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कभी कभी कि उस केस में लेट होता है, और लेट होने के वही घटना हो गई कि जब आपने इसको शुरू करने का सोचा था, हाँ, वो रेयर ग्रुप था, आपको मिल नहीं पाएगा, जिसने होता है जग जोड़ा आपको। बहुत उस समय क्या होती है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उसमें ऐसा भी होता होगा कि कोई ऐसा क्रिटिकल केस है और वो आदमी आपको जान नहीं रहा है, कहीं पे और आपने उसके लिए ब्लड की व्यवस्था करा दी और उस आदमी को ब्लड मिलता है, तो वो जो सुकून मिलता होगा बहुत ज़्यादा। जॉब थैंकलेस है, जिस व्यक्ति को आप ब्लड दिलवा दीजिएगा, जॉब थैंकलेस नहीं है। इस जॉब को हम लोग ऐसा बनाएंगे कि एक्चुअली में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, या फिर वो मैंने कहा ना, वो आम जब तक, तो आम का पेड़ आपने लगा दिया है तो आने वाले समय में कभी ना कभी, एक ही सीजन नहीं है, बहुत सारा सीजन है। वैसे लोग जिन्हें मदद मिलती है उन लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि महत्व उनको पता है। हाँ, क्योंकि उनका बुरे वक्त में कैसे काम और नहीं, मैं चाहूंगा कि वो लोग मतलब जब ठीक हो जाते, सही मोटिवेटर वही हो सकते हैं जो रिसीवर है, जी हाँ, जिन्हें ब्लड मिला। हाँ, क्योंकि वो लोग आगे आए और आ करके पर्सनली एक बार मिलना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए, क्योंकि आपका एक जो थैंक यू है
वो न जाने कितने हजार जानों को और बचाने बहुत मनोबल को बढ़ाता है, मनोबल को बढ़ाएगा। तो जब हम लोग किसी को जब समझाते हैं या फिर जब ऐसा होता है कि जब हम करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस समय मन व्यथित होता है, किसी के केस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और उस स्थिति में वो व्यक्ति कहता है कि आपसे नहीं होना था तो क्यों परेशान किए, इतना भी नहीं हो रहा है, ये भी, जबकि हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं किसी कंडीशन में, किसी कारण से। वर्किंग डे है, लोग अपने काम में है, समय दे रहे हैं कि नहीं भाई हम शाम को करेंगे, हम रात को करेंगे। तो उस स्थिति में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत कठोरता से हम लोगों के साथ बर्ताव करता है, और कठोर बर्ताव करने के बाद भी हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। उनकी गालियां सुनने के बाद भी मदद हमको करना ही करना है। ओ, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि अब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज करते हैं लोग, गालियां देते हैं। बिहार में तो गाली आम है, तो बात करते करते जो है सो गाली वाली भी सुनना पड़ जाता है। उस समय बहुत हतोत्साहित होते हैं, लेकिन चूंकि उस व्यक्ति बेड पर पड़े उस बीमार व्यक्ति का तो कोई दोष नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो किस कंडीशन में होंगी ये भी हमको समझना पड़ता है। सही बात है, सही बात। बहुत हतोत्साहित होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से अपनी एनर्जी को बूस्टअप करके फिर उसकी मदद करते हैं, लेकिन करते हैं। मतलब सेवा भाव जो है वो आपको, आज हमने सोच लिया कि अब इस काम को नहीं करेंगे, अब बहुत हो गया, नहीं, अब फैमिली परिवार सबको देखना है, ये सब काम नहीं करना, बेकार हो गया, इतना अस्पताल क्यों घूम रहे हैं, जब कोविड में लोग अपने घरों में थे तो हम अस्पतालों में घूमते थे, तो क्यों करेंगे। आज हमने तौबा कर लिया, मान लो गुस्से में 2-4 दिन मोबाइल बंद कर लिया, 4 दिन के बाद जब मोबाइल खोला, एक फोन आया, बादल जी से बात हो रही है, अमुक हॉस्पिटल में हमारे एक पेशेंट है, वो एडमिट है, हम बहुत प्रयास कर लिए, हमसे ब्लड हो नहीं पा रहा है, कोई बोला है कि आप ही कर पाइएगा और कोई नहीं कर पाएगा। हो गया एनर्जी, फिर से रिचार्ज, टारगेट मिल गया हमको, टारगेट मिल गया। तो हम जहाँ पे पीछे हटे थे वहां पे हमारे टारगेट ने ही हमें धोखा दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें हमेशा अपने लिए टारगेट सेट करिए, वो टारगेट ही आपको एक्सलेट करके रखेगा। वही बिल्कुल हम डीमोटिवेट भी उसी से हुए, पहले वाले केस से, और दूसरे वाले केस ने जो मेरे पर विश्वास जताया है, जो उम्मीद जताया है, हम उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। गाड़ी जो है वो गाड़ी का पेट्रोल बस खत्म हुआ था, बस पेट्रोल जैसे ही चला गाड़ी तो है ही, वो काम हमें जिसके लिए करना है उसने फिर से हमें खोजा, फिर से चल दिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसी तरीके से रोज डिस्चार्ज होना, फिर रोज रिचार्ज होना, तो ये डिपेंड करता है कि जो केसेस हैं हमारे पास जो समस्याएं हैं, हम पब्लिक के बीच में रहें। ऐसा ना हो कि परेशान होकर लोग करते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर देते हैं, प्रोफाइल हटा देते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं, तो आप और अवसाद में चले जाइएगा, आप और अकेले हो जाइएगा, क्योंकि आपको आदत हो गई उस फील्ड में काम करने की, उस लोगों के बीच में रहने की, वो आपका जुनून था, आपका पैशन था, आपका एम था, आपने अपने अंदर के उस जुनून को, उस हौसले को मार दिया, किसी कारण से भी हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि मैदान जंग में खुश रहने का एक ही तरीका है, लड़ते रहिए, जंग लड़ो, वहां दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं है। आप जब मैदान में उतर गए हैं तो वहां कुछ नहीं है, बस लड़ना है, आपको करना है बस। बहुत तो इसी को लेकर एनर्जेटिक रहता हूँ और करता रहता हूँ। समस्याएं जीवन में जो बहुत कमाते हैं उनके साथ भी है, और जो झुग्गी में रहते हैं उनके साथ भी है। ठीक है, अब मैं ये सेशन बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों के लिए, और मुझे खासकर ब्लड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारी मेरी जानकारी में चीज़ें बढ़ी, और अब बहुत नेक काज कर रहे हैं। अब मैं ये चाहूँगा कि जो आपको देखते हैं लोग, जो इतना पसंद करते हैं, जो आपसे इतना प्यार करते हैं, उनसे अगर आप कुछ अपील करना चाहें, उनसे अगर आप कुछ करना चाहें, या फिर कोई भी इंसान, कोई भी युवा खासकर जो ब्लड डोनेशन कर सकता है, उससे अगर आप कुछ अपील करना चाहें तो मैं चाहूँगा कि आप अपील करें। लगभग हर मन से अपील करता हूँ कि जो भी लोग काम कर रहे हैं आपके आसपास, जो जिनके पास कोई उद्देश्य है और समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप उसे निजी रूप से लें। आप ये समझें कि वो मेरे लिए काम हो रहा है, क्योंकि हम उसी समाज का एक हिस्सा हैं। आज आपसे, आपके परिवार को नहीं, किसी और के परिवार को खून मिला, इसका मतलब ये है कि कल आपका परिवार भी वहाँ हो सकता है। वो काम आपके लिए हो रहा है। समाज के लिए किया जाने वाला हर एक काम मेरा काम होता है और मेरे लिए होता है। तो हमें आवश्यक है उन सभी लोगों को प्रमोट करना। हमारा उद्देश्य समझकर वैसी संस्थाएं जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं,
नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाएं हैं, उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है। और जो संपन्न लोग हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, उनसे ये अपील है कि आप अपने समाज के वैसे यूथ को दिग्भ्रमित या बेरोजगार ना समझें। चूँकि वो यूथ बेरोजगार नहीं है, वो उसका एम, उसका पैशन है कि आप जब घर पे नहीं होते हो, आप कहीं और होते हो, तो वही बेरोजगार जो युवक होते हैं आपके समाज के या समाज सेवी युवक होते हैं, जिन पर आपको विश्वास होता है कि अगर एक फ़ोन करेंगे तो वो लोग आ जाएगा हमारे पास। वो लोग मेडिकल फील्ड में या और फील्ड में हमारा काम करेंगे, हमारे शादी ब्याह में, हमारे घर के किसी कार्यक्रम में ये 10 लड़के हमारे सोसाइटी के खड़े होंगे। वो बेरोजगार नहीं है, दे डिजर्व रिस्पेक्ट। बिल्कुल, उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। वो आपके लिए सोच रहे हैं, वो सिर्फ अपने पॉपुलैरिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने फोटो सेशन के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि समाज में वैसे जो लोग हैं वो चुनिंदा लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ अपना जीवन प्यारा नहीं होता है, अपना समाज और औरों का जीवन भी प्यारा होता है। उनका कॉन्सेप्ट वो अपने चीज़ों को समझा नहीं पाते हैं, आपको आपके सामने रख नहीं पाते हैं, लेकिन उनके इस पवित्र उद्देश्य में अगर आप सहभागी नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ अपने निजी कार्यों में व्यस्त हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है। उनके साथ जुड़कर उनका मनोबल बढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं। और रक्तदान ही नहीं, समाज के क्षेत्र में रक्तदान हो, शिक्षा दान हो, अभी अंगदान हो, पूरा बॉडी डोनेशन को लेकर के भी काम चलता है। आप ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, आप अंगदान के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, और वस्त्रदान के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आपके पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति भूखा है, तो आप अपने घर का खाना फेंकने के बजाय अगर अपने पड़ोस के एक घर की जिम्मेदारी भी उठा लें, तो कोई भूखा नहीं मरेगा। अगर हमारे समाज में कोई व्यक्ति भूखा मरता है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास करती है। मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे पड़ोस के घर से अगर सिसकने की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है, तो मेरा कलेजा कितना पसीजता है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम निकलकर उसको पूछें और देखें और उनकी मदद करें। मदद का हाथ जो भी उठता है उसमें ईश्वर साथ होते हैं। आपके मन की जो पवित्रता है उसको ईश्वर देखते हैं, और निश्चित रूप से अच्छा करने वाले के साथ अच्छा ही होता है। कहा गया है कि कर भला तो हो भला। तो जब हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी अच्छा ही होगा। तो सभी लोग अगर मिलकर एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हम सभ्य भी हैं, और जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा व्यवहार है वो भी उस हिसाब से होना चाहिए। हमारी सभ्यता सिर्फ हमारे दुकान या हमारे जॉब में नहीं, बल्कि हमारे समाज में भी वो सभ्यता झलकनी चाहिए। हमारे हर एक कार्य में एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम कुछ भी करें, हमें निर्माण अपने समाज का, अपने राष्ट्र का करना है। हमारा समाज अगर संपन्न होगा, शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तभी हम अपने राष्ट्र को फिर से सोने की चिड़िया बना पाएंगे। अन्यथा ये सिर्फ एक दीवार स्वप्न होगा, और स्वप्न सिर्फ देखने से नहीं बल्कि उस सपने को लेकर, उसको एम बनाकर उसके पीछे दौड़ने से होता है। उसकी भूख को जगाइए, और वैसे लोग जो इस पे काम कर रहे हैं उनकी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बादल भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे कहने पे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी लोग जहाँ भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ये अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है, क्योंकि जो व्यक्ति दिल से बात करता है वो हमेशा सच्ची बात करता है। और इन्होंने एक बात कही तो मुझे उस पर थोड़ा एतराज़ है। इन्होंने कहा कि जो काम नहीं करते हैं या बेरोजगार हैं, मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ नहीं करते हैं ना वही कमाल करते हैं। निश्चित रूप से वही तो मैंने भी कहा है कि उन्हें आप अलग मत समझिए, वही बेहतरीन है। आप कमाल करने वाले लोग हैं, और आप चीज़ों से जुड़िए और इस अवेयरनेस को लोगों तक फैलाइए। क्योंकि क्या है, एक पक्ष को देख करके आप चीज़ों को डिसाइड ना करें, आप जुड़ें लोगों के साथ, बादल भाई के साथ जुड़ें, और जितना हो सके किसी की ज़िंदगी बचाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।